ओके ना, कम्युनलिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस, यानी कि कम्युनलिज्म जो है वो इन्वॉल्व करता है कुछ थिंकिंग्स, और इन शॉर्ट आप सिंपल वे में आप ये भी कह सकते हो कम्युनलिज्म की जो थिंकिंग है अलोंग द फॉलोइंग लाइंस, मतलब कुछ लाइंस ये हमें दी हुई है। यहाँ पर उन्होंने बताया कम्युनलिज्म क्या सोचता है, या कम्युनलिज्म वाले जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। द फॉलोअर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, मतलब उनका ये मानना है कि जो फॉलोअर्स हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के, जो फॉलोअर्स हैं वो एक ही कम्युनिटी को, मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, उनको एक ही कम्युनिटी का होना चाहिए, ऐसा कम्युनलिज्म सोचते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है मीन्स टू से कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही रिलीजन के लोग जो है वो एक ही कम्युनिटी को फॉलो करें। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, उनका फंडामेंटल इंटरेस्ट जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब सबके आइडिया, सबकी थिंकिंग, सबके डिमांड्स, नीड्स जो है वो एक ही होनी चाहिए। तो ऐसा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही रिलीजन के लोग, उनकी अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं, अलग अलग थिंकिंग हो सकती है, अलग उनके नीड्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट उनके अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक ही रिलीजन के लोग जो है वो एक ही जैसे उनके डिमांड, थिंकिंग, उनके व्यूज, उनके ओपिनियन सबके एक हों? ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनी डिफरेंसेस दैट दे मे हैव इज इररिलेवेंट और ट्रिवल फॉर अ कम्युनिटी लाइफ। तो वो ये मानते हैं, कम्युनलिज्म वाले लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि अगर उनके आइडियाज में डिफरेंसेस हैं, जो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं या एक ही रिलीजन के लोग हैं, अगर उनके आइडियाज में डिफरेंसेस हैं, उनके ओपिनियंस में डिफरेंसेस हैं, उनकी थिंकिंग अलग अलग, वो अलग अलग सोचते हैं, तो वो बेकार है, वो मतलब ठीक नहीं है, वो लोग ठीक नहीं है, वो बेकार है, वो इररिलेवेंट है, वो किसी काम के नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अगर वो अलग अलग थिंकिंग रखते हैं, अलग अलग सोचते हैं, तो उनका कोई आधार नहीं है। तो मतलब जिंदगी का आधार, वो लोग ये मानते हैं कि जिंदगी का आधार क्या है? जिंदगी का आधार है सिर्फ रिलीजन। रिलीजन जो है वो बेस है, रिलीजन के अकॉर्डिंग हमें सोचना चाहिए, और रिलीजन के बेस पे ही हमें सारी चीजें, हम सबको एक जैसा होना चाहिए, एक जैसे ओपिनियन, एक जैसी थिंकिंग, आइडियाज एक जैसी होनी चाहिए सबकी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ और भी लाइंस दी हुई है, इसके अलावा जो क्या दिया हुआ है, इट ऑल्सो फॉलो दैट द पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंगिंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। ये कह रहे हैं यहाँ पर, कम्युनलिज्म ये मानता है कि अगर आप डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप एक ही कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो सकते, आप एक ही कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते। एक ही कम्युनिटी का हिस्सा यानी कि आप एक देश में, एक देश का सिटीजन नहीं हो सकते, आप इक्वल नहीं हो सकते। ये कहने का मतलब अगर जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन के अगर लोग रह रहे हैं तो हम लोग मतलब इक्वल नहीं है, हम लोग सिटीजन है ही नहीं, हम लोग अपने देश के सिटीजन नहीं है, हम लोग सब इक्वल नहीं है। ये कम्युनलिज्म का मानना है। ठीक है, if the follower of a different religion have same communalities, these are superficial and immaterial। आप डिफरेंट रिलीजन के फॉलोअर है, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप में कुछ कॉमन चीजें हैं, कम्युनिटीज यानी कि आप में कुछ कॉमन चीजें हैं, यानी कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, ठीक है, या सिख हैं, ठीक है, तो आप फॉलो तो कर रहे हैं अलग अलग रिलीजन को, लेकिन आप में सब में जो है कुछ कम्युनिटीज हैं। कम्युनिटीज का मतलब होता है कुछ कॉमन चीजें हैं। ठीक है, या अगर एक रिलीजन की जरूरतें अगर दूसरे रिलीजन की जरूरतें बन जाएं तो वो ठीक नहीं है। कम्युनलिज्म ये मानता है तो वो बेकार है, तो हम उसे नकार देते हैं, वो सुपरफिशियल है, वो इममटीरियल है, वो बेकार है, वो ठीक नहीं है, उसे नकार दो, उसे हम नहीं मानते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कम्युनलिज्म कहते हैं। देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, और उनके इंटरेस्ट जो है वो मतलब उनके इंटरेस्ट को बाउंड कर दिया गया, मतलब हर इंसान का अलग अलग इंटरेस्ट है, और अगर आप इंटरेस्ट के ऊपर अलग अलग सबके ओपिनियंस है, ओपिनियंस के ऊपर अगर आप रिलीजन को थोप दोगे तो इट मीन्स कि आप उनके इंटरेस्ट को बाउंड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बाउंड्री में उनके इंटरेस्ट को आपने बांध दिया है, और जिससे क्या होता है, एंड इन्वॉल्व टू बी डिफरेंट, बॉन्ड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। फिर वो फाइनली वहां पर जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स होते ही हैं। कम्युनलिज्म ये मानता है कि उनके इंटरेस्ट जो है और रिलीजन के लोगों के इंटरेस्ट से अलग होंगे। यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ मतलब कईयों को मैंने बोलते हुए सुना कि वो ये बोल रहे हैं कि वो ये मानते हैं कि मतलब हमारे रिलीजन के जो इंटरेस्ट हैं वो दूसरे रिलीजन से बेटर होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ पर कहीं पर भी बेटर नहीं लिखा है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि अच्छे होंगे, यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उनके इंटरेस्ट दूसरे रिलीजन के इंटरेस्ट से डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एक रिलीजन के इंटरेस्ट जो है दूसरे रिलीजन के इंटरेस्ट से डिफर हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, तो कम्युनलिज्म इस चीज को सपोर्ट करता है ज्यादा। तो जहां पर डिफरेंसेस होते हैं, तो यही चीज वो बोल रहे हैं कि जहां डिफरेंसेस होते हैं एंड इन्वॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, जहां डिफरेंसेस हो रहे हैं, इंटरेस्ट डिफरेंसेस हो रहे हैं, इंटरेस्ट अलग अलग हैं, एक रिलीजन के इंटरेस्ट दूसरे रिलीजन के इंटरेस्ट से जब अलग अलग हैं तो इसलिए वहां पर जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक ही रिलीजन में रहने वाले लोगों के भी इंटरेस्ट, ओपिनियंस, आइडियाज अलग अलग होते हैं, और आपस में उन लोगों में भी जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ
Communalism lead to the belief that the people belonging to different religions cannot live as equal citizen within one nation. एक एक्सट्रीम फॉर्म है कम्युनलिज्म की, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में कम्युनलिज्म सोचता है, बहुत ज्यादा डीप लेवल पे कम्युनलिज्म सोचता है। वो क्या सोचता है कि कम्युनलिज्म वो चीज है जहां पर दे बिलीव, वो ये बिलीव करते हैं कि पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, जो लोग डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, कैन नॉट लिव एज इक्वल, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब एक ही कम्युनिटी में रह रहे हैं, एक ही कम्युनिटी, यहां पर कहने का मतलब है कि एक ही कंट्री में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शेड्यूल ट्राइब रह रहे हैं, तो वो कभी भी लिव एज इक्वल सिटीजन कभी नहीं रह सकते हैं विद इन वन नेशन। एक ही नेशन में, एक ही कंट्री में वो इक्वल सिटीजन बन के कभी नहीं रह सकते, हो ही नहीं सकता। ये कम्युनलिज्म का बिलीफ है, ये कम्युनलिज्म मानता है अपने लिए। ईदर वन ऑफ देम हैज अ डोमिनेट द रेस्ट, या उन सब में से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और शेड्यूल जो अलग अलग कम्युनिटी रह रही है, उनमें से कोई एक जो है बाकी सबको डोमिनेट या तो करेगी, और दे हैव फॉर्म ऑफ डिफरेंट नेशन, या फिर उनमें से जितनी डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं वो अलग अलग कंट्री अपनी बना लेंगे। मुसलमान की अलग कंट्री, हिंदू की अलग कंट्री, हिंदूज की कंट्री अलग, मुस्लिम की अलग, सिखिज्म की अलग, अलग अलग कंट्री उनको बनानी पड़ेगी। ये कम्युनलिज्म का बिलीफ है, ये कम्युनलिज्म मानता है। जैसे कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम भी जो भी लीडर्स हुआ करते थे ना, उस टाइम भी वो लीडर, जो वो पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो अलग अलग करवाया, वो भी कई हद तक जो है कम्युनलिज्म को डेफिनेटली वो लोग जो है फॉलो करते थे। अगर वो कम्युनलिज्म को फॉलो नहीं करते होते तो पाकिस्तान मुस्लिम देश हमें चाहिए, पाकिस्तान को मुसलमानों को एक मुस्लिम देश चाहिए, इस तरीके की डिमांड जो थी वो जिन्ना ने करी थी गांधी से। ठीक है कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी जो है अगर हम लोगों के साथ यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के साथ रहेगी, जिन्ना ने ये कहा था अगर मुस्लिम कम्युनिटी, हमारे मुस्लिम लोग जो हैं इसी तरीके से हिंदुओं के साथ रहेंगे और अलग अलग रिलीजन के लोग रहेंगे, अब तो अंग्रेज भी आ गए हैं तो ईसाई लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, तो हम मुसलमानों को हमेशा दबाया जाएगा, ऐसा जिन्ना ने कहा गांधी से और लॉर्ड माउंटबेटन से। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन ही इज अ लास्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वायसरॉय रहे वो। ठीक है, तो उनसे ये डिमांड करी कि वी नीड another country from our Muslim friends, from our Muslim community, हमें अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अलग देश चाहिए। अलग देश की उन्होंने डिमांड करी और वो अलग देश बन गया पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान, वो जो देश बना, वो ऐसा देश बना जो आज तक कभी सेटल डाउन ही नहीं हो पाया। कहने को पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन आज तक वहाँ पे कभी भी किसी भी फॉर्म की डेमोक्रेसी वहां पर नहीं दिखती है। हिंदू मुसलमानों में कभी भी इक्वालिटी वहां नहीं दिखती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में कभी वहां पर जो है इक्वालिटी नहीं दिखती है। डेमोक्रेसी के नाम का डी भी नहीं है वहां पे क्रिश्चियंस को भी मारा जाता है, वहां हिंदूज को भी मारा जाता है। इनफैक्ट वहां पे सिख लोगों को भी, पंजाबी लोगों को भी, सिखों को भी मारा जाता है, बहुत बुरी तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जाता है। चर्चेस जला दिए जाते हैं, हिंदू मंदिर वगैरह तोड़ दिए जाते हैं। तो वहां डेमोक्रेसी का डी नहीं है, इक्वालिटी का ई तक नहीं है। आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल आए कि कम्युनलिज्म के बेस पे कौन सा देश जो है वो उसने अपनी कम्युनिटी के लिए जो है अलग कंट्री मांगी, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल इज द पाकिस्तान। ठीक है, सो दिस बिलीव इज फंडामेंटली फ्लॉड। तो ये फंडामेंटली ये जो बिलीफ है कम्युनलिज्म का, ये कम्युनलिज्म का बिलीफ जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉड है। वो जो है ये एक सही बिलीफ नहीं है, बहुत ही गलत ये बिलीफ जो है माना जाता है अब तक। ओके, नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर हमें बताए हुए हैं ना। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड द एस्पिरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। यस, दैट्स वेरी ट्रू कि अगर वन रिलीजन के, एक ही रिलीजन के लोग हैं, उनके इंटरेस्ट, उनके एस्पिरेशंस जो है वो सेम नहीं हो सकती, कभी भी सेम नहीं हो सकती ईच एंड एवरी कॉन्टेक्स्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के लोग कहीं पर रहते हैं, या मान लीजिए ये नहीं, डिफरेंट रिलीजन को छोड़े, हम एक ही रिलीजन के लोग, एक ही रिलीजन की कम्युनिटी के लोग जो है एक जगह पर रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई स्टूडेंट कोई भी ऐसा है जो बरेली शहर से है, ठीक है, तो वो शायद जानता होगा कि बरेली में एक कम्युनिटी है जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है। ठीक है, एंड ओल्ड सिटी जो कम्युनिटी है वो बेसिकली वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। ठीक है, मुस्लिम लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है। ओल्ड सिटी, पुराना शहर भी कहा जाता है, तो वो पुराना शहर फेमस ही मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से है। वहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे तो मुस्लिम लोगों के घर ही मिलेंगे। हिंदूज भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं रहते, लेकिन बहुत ही कम शायद रहते हैं वहाँ पर, और शायद दूर दूर कहीं पर रहते हैं, उस पर्टिकुलर मेन प्लेस पे नहीं रहते हैं पुराना शहर पे, उससे थोड़ा सा कुछ अलग प्लेसेस पे जो है वो रहते हैं। ठीक है, एकदम मेन उसमें नहीं रहते उनकी कम्युनिटी में। तो वहाँ पर क्या है, अब वहाँ पर जो है मुस्लिम्स जो हैं, क्या ऐसा होता है कि वहाँ पर सारे के सारे जो है मुस्लिम रह रहे हैं तो सब में बहुत ज़्यादा भाईचारा नहीं।
वहाँ पर भी मुस्लिम्स में आपस में लड़ाई झगड़ा वहाँ पर हुआ है और कई बार सुनने में आया कि वहाँ पर आपस में मुस्लिम फैमिलीज में भी जो है आपस में जो है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों के एस्पिरेशन, इंटरेस्ट, उनकी ओपिनियन, उनके आइडियाज जो है वो सेम हो। एवरीवन हैज अ सेवरल अदर रोल, पोजीशन एंड आइडेंटिटी। हर किसी का अपना खुद का अलग आइडेंटिटी होती है, सबकी पोजीशंस अलग अलग होती हैं, सबके रोल, सबके काम, सब चीज़ें जो है अलग अलग होती है, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, हर घर की अपनी अलग उनका पहनने ओढ़ने का तरीका है, उनका ट्रेडिशन अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका रिलीजन सेम है, लेकिन हर घर में अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। नाउ देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी। हर कम्युनिटी के अंदर जो है लोगों की अपनी खुद की आवाज़ है, अपनी खुद की डिमांड है, खुद के इंटरेस्ट है, ओपिनियंस है। ऑल दीज वॉइसेस हैव अ राइट टू बी हर्ड। और ये सारी वॉइसेस, सारी आवाज़ों को सुनना चाहिए, और वो सुनने का काम किसका है? वो सुनने का काम है गवर्नमेंट का। तो हर कम्युनिटी के लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये नहीं सिर्फ एक ही कम्युनिटी के या एक ही रिलीजन के जो है लोगों की आवाज़ जो है सुनी जा रही है, सिर्फ हिंदुओं की आवाज़ सुनी जा रही है, सिर्फ मुस्लिम लोगों की आवाज़ सुनी जा रही है, या सिर्फ क्रिश्चियनिटी की जो है आवाज़ जो है सुनी जा रही है। खैर ऑल ओवर इंडिया हमारी कंट्री में क्रिश्चियंस जो है कभी किसी चीज़ के लिए खैर डिमांड ही नहीं करते। हम लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, हमें किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं होती है कभी भी क्रिश्चियंस की, ना गवर्नमेंट से हमें किसी तरीके की। हमें ऑल ओवर कंट्री के सिस्टम से भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हमें शिकायत है, तो हम वो भी नहीं करते हैं कि हमें जो है किसी तरीके की गवर्नमेंट से कोई शिकायत है, सिस्टम से कोई शिकायत है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ नहीं है, हम वो भी नहीं करते हैं। जो है जैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट जैसी चल रही है, वी एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग, हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बावजूद भी मैनी पीपल, आई हर्ड मैनी पीपल इन आर कंट्री, मैनी पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद द क्रिश्चियन पीपल्स। और उसके बावजूद भी मणिपुर में इतने क्रिश्चियन लोगों को जो है मारा गया है, जबकि हम किसी तरीके की कोई डिमांड नहीं करते, कोई शिकायत नहीं करते गवर्नमेंट से, किसी तरीके का कोई सिस्टम गलत कुछ कर रहा है हम कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी की आवाज जो है वो सुननी चाहिए। सुनेगा कौन? सुनने का काम तो गवर्नमेंट ही करेगी ना। ऑल दीज वॉइसेस हैव राइट टू बी हर्ड। देयरफॉर एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑल फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन कॉन्टेक्स्ट अदर देन रिलीजन इज बाउंड टू सप्रेस मेनी वॉइसेस विद इन दैट कम्युनिटी। इन शॉर्ट, इसका यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि इसीलिए जो है कोई भी अटेम्प्ट अगर कोई पर्सन लेता है, एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑल द फॉलोअर्स, मतलब सारे फॉलोअर्स जो एक ही रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, वो दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट में अगर कोई अटेम्प्ट लेते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो वो रिलीजन के बेस पे जो है सबको इकट्ठा कर लेते हैं, सबको ऑल टुगेदर ले आते हैं ना, टुगेदर इन कॉन्टेक्स्ट अदर देन रिलीजन। मतलब एक रिलीजन को भड़का देते हैं, एक रिलीजन को, अरे हम मुस्लिम है, मुस्लिम है, हम क्रिश्चियन है, और दूसरे रिलीजन के ऊपर हावी हो जाना। ठीक है, या दूसरे रिलीजन के लिए बोले अरे हम मुस्लिम हैं, या हम क्रिश्चियन हैं, या हम हिंदू हैं, और हमें भाई उस रिलीजन ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, चलो आप लोग जो है मतलब आप मुस्लिम हो, आप हमारे साथ लड़ोगे नहीं, उन्होंने हमारे आदमी को मारा, हमारे मुसलमान भाई को मारा, और आप भी चलो हमारे साथ। भले ही वो लड़ने जाना नहीं चाहता, ठीक है, वो पर्सन पर्टिकुलरली लड़ने नहीं जाना चाहता, उसका इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी लड़ने में। मैं नहीं जाऊंगा भैया, मेरा अपना परिवार है, मैं नहीं लड़ने जाऊंगा, लेकिन धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, हिंदुज़म के नाम पे, और भाई क्रिश्चियंस और सिख्स तो खैर सिख तो करते ही हैं कि सरदारों के नाम पे सिख तो लड़ाई करते ही हैं। ठीक है, पंजाबियों के नाम पे, अरे आप चलो उसने हमारे सरदार को मारा, इसको मारा, फलाना मारा, रिलीजन के नाम पे जो है लड़ाई करना पॉसिबल है, और सबको बटोर के ले आते हैं कि हम भी लड़ेंगे ना, बॉन्ड टू सप्रेस मेनी वॉइसेस विद इन दैट कम्युनिटी। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, जो असलियत में लोगों के जो इंटरेस्ट होते हैं, लोगों की जो डिमांड्स होती हैं, उनकी आवाज़ों को जो है वो दबा दिया जाता है, कि उनका खुद का मन नहीं है लड़ने का, उनके अपने ओपिनियंस कुछ और है, वो नहीं लड़ना चाहते हैं, या वो उनके अपने खुद के अपनी ओपिनियंस है, वो किसी और चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, और आप रिलीजन के नाम पर उनको जो है दूसरे रिलीजन वालों से लड़वा दो। ठीक, ना वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। अब भाई कम्युनलिज्म की जो है वेरियस फॉर्म्स भी आ गई। अभी तक तो हमने कम्युनलिज्म ही सिर्फ पढ़ा था, कम्युनलिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म फॉलो करने वाले लोगों की थिंकिंग क्या होती है। अब हम वेरियस फॉर्म्स पढ़ेंगे, कम्युनलिज्म की वेरियस फॉर्म पॉलिटिक्स के अंदर। वाओ नाइस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफरेंट टॉपिक अबाउट द कम्युनलिज्म। ना मोस्ट कॉमन फॉर्म, कम्युनलिज्म की मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है? कम्युनलिज्म की मोस्ट कॉमन फॉर्म है, द कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ अ कम्युनलिज्म इज एवरीडे बिलीव्स। ओके, मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है इसकी वो एवरीडे बिलीफ है, यानी कि डेली के जो उनके बिलीव्स है ना वो चेंज होते रहते हैं। मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है, आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और बाद में कुछ और। ठीक है, इस तरीके के उनके डेली बिलीव्स हैं। मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है कम्युनलिज्म एवरीडे बिलीफ
करता, यानी कि मतलब डेली में हमें कम्युनलिज्म वाली थिंकिंग जो है वो दिखती है. लाइक दीज रोटीनल इन्वॉल्व रिलीजियस पीरियडाइज्ड स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजन कम्युनिटीज एंड द बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ द वन रिलीजन ओवर द अदर रिलीजन. यानी कि हम अगर आप बाहर निकल जाओगे हमारी सोसाइटी में आसपास में कुछ लोग होते हैं ना, वो पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में एक स्टीरियोटाइप की थिंकिंग रखते हैं. ठीक है, जैसे कि हिटलर ने क्या किया था, हिटलर के टाइम पर आपका याद होगा कि हिटलर ने जूइश लोगों की एक स्टीरियोटाइप इमेज बना दी थी. स्टीरियोटाइप इमेज क्या बना दी, जूइश लोगों को बोला कि उनकी नाक लंबी होती है, वो बहुत पैसे वाले होते हैं, उनका पेट निकला होता है, ये सारी चीजें होती है. तो वो ये एक स्टीरियोटाइप इमेज बना दी. तो वहां पर क्या है कि सारे जो जर्मन्स थे, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, वो यही सोचने लगे कि हाँ भाई ज्यूज इसी तरीके के होते हैं, इसी तरीके के दिखते हैं. तो क्या रियली में सारे के सारे ज्यूज के इसी तरीके के दिखते थे? नहीं, ऐसे नहीं दिखते थे. और ये इतना कॉमन हो गया, आप जब भी सोसाइटी में कहीं बाहर जाओगे तो लोग कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ये बोलते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर बोल रहे तो जैसे मुस्लिम कम्युनिटी को बोला जाता है कि भाई ये तो वेजिटेरियन ही नॉन वेजिटेरियन ही खाते हैं. क्रिश्चियन कम्युनिटी को बोला जाता है कि भाई ये तो नॉन वेजिटेरियन ही खाते हैं, वेजिटेरियन नहीं खाते. तो क्या हम वेजिटेरियन नहीं खाते हैं? क्या मुस्लिम वेजिटेरियन नहीं होते हैं? या मुस्लिम सब्जियां नहीं खाते हैं? या नॉन वेज खाते हैं? या वेजिटेरियन ही है? या लाइक एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत सीरियस एग्जाम्पल भी है. तो ये सारी चीज़ें ना बहुत सारा कॉमन दिखने लगी हैं. दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस. हम नोटिस तो नहीं करते हैं, बट इवन व्हेन वी बिलीव इन इट, लेकिन हम धीरे धीरे उस पे जो है ना हम बिलीव करने लग जाते हैं कि भाई ये जो बोल रहे हैं ये ऐसे ही होगा. लाइक वो टेररिस्ट पकड़ा जा रहा है, जो आतंकवादी पकड़ा जा रहा है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है ना वो मुस्लिम से मिलता जुलता क्या है? उसका नाम मुस्लिम वाला नाम है, मुसलमान नाम है, मोहम्मद है, ये है, सैयद है, फलाना है, ढिमकाना है, जो भी नेम्स होते हैं. तो भाई जो टेररिस्ट वो पकड़ा जा रहा है वो मुस्लिम से. तो लोगों के दिमाग में ये एक स्टीरियोटाइप, ये इमेज बन गई है, कोई वो अहमद है, कोई कुछ है, ठीक है, कि यार जो पकड़ा जाता है टेररिस्ट वो मुस्लिम होता है. मुस्लिम उसके दिमाग मुस्लिम वर्ड होता है, मतलब मुस्लिम नाम होता है, उसका नाम मुस्लिम होता है. तो इसका मतलब ये सारे मुस्लिम जो हैं वो सारे टेररिस्ट होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो किसी भी रिलीजन को आप, किसी भी रिलीजन के लोगों को स्पेशली आप किसी भी पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप इमेज में आप नहीं बांध सकते हो. ओके, नाउ पॉलिटिकल डोमिनियंस में क्या है? अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनियंस of one's own religion community. For those who belonging to majority community, this takes the form of majority dominance. यानी कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है कि जो कम्युनल माइंड है, यानी कि जो कम्युनलिज्म वाले जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारा रिलीजन उनके रिलीजन से बेटर है, उनके रिलीजन से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है. तो वो क्या करते हैं, कंट्री के अंदर अपनी रिलीजन की कम्युनिटी का वर्चस्व स्थापित करते हैं. ठीक है, मतलब अपना डोमिनेंस दिखाते हैं, दूसरे रिलीजन्स के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाते हैं कि भाई हमारा रिलीजन अच्छा है, हमारा रिलीजन बेटर है, तो हमारा डोमिनेंस ही रहेगा. तो अब इस डोमिनेंस दिखाने के चक्कर में क्या होता है, फॉर दोज बिलोंगिंग टू अ मेजॉरिटी कम्युनिटी, और वो इत्तेफाक अगर जो कम्युनलिज्म वाली सोच रखने वाले, कम्युनलिज्म माइंड वाले जो लोग हैं, और मान लीजिए उनकी जो रिलीजन है, उनका जो कम्युनिटी है, वो अगर मेजॉरिटी में निकल जाता है, ठीक है, वो लोग संख्या में अगर ज्यादा है, टेकन फॉर्म द मेजॉरिटी इन डोमिनेंस, फिर वो अपनी मेजॉरिटी इन डोमिनेंस दिखाने लगते हैं कि भाई हम संख्या में ज्यादा है, तो हमारे अकॉर्डिंग ही पॉलिटिक्स जो है वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करेगी, अगर वो लोग मेजॉरिटी में ज्यादा है. तो इस केस में क्या होता है, फॉर दोज बिलोंगिंग टू अ माइनॉरिटी, लेकिन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में फिर बिलोंग करते हैं, जो कि संख्या में कम है, जैसे कि हमारी कंट्री में सिखिज्म और क्रिश्चियनिटी जो है वो कम है. लाइक फॉर एग्जांपल हिंदू और मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है. अब आप मान लीजिए क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें कि मुस्लिम की मेजॉरिटी भी ज्यादा नहीं है, अगर मान लीजिए हिंदू की मेजॉरिटी जो है वो ज्यादा है, और वो अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठा रहे हैं, और वो लोग कम्युनल माइंड है, फायदा उठाने के चक्कर में वो पॉलिटिक्स में भी कह रहे हैं कि हमारा ही डोमिनेंस होना चाहिए और हमारे अकॉर्डिंग ही पॉलिटिक्स चलनी चाहिए, पॉलिटिक्स में चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग संख्या में ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा डोमिनेंस है, और क्योंकि हमारा मेजॉरिटी में है, क्योंकि हम मेजॉरिटी में है, इसलिए हम अपना डोमिनेंस दिखाएंगे. इट्स एन एग्जांपल अगर वो लोग बोलते हैं. तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी वो क्या करेगी, इट कैन टेक फॉर्म ऑफ अ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट. फिर वो जो है एक अलग सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट की डिमांड करने लगेगी. सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट यानी कि अगेन एक सेपरेट पॉलिटिकल कंट्री की मांग करने लगेगी, कि जो वो माइनॉरिटी में जो लोग हैं कि भाई ठीक है, ऐसा है कि भाई आप मेजॉरिटी में सब कुछ करना चाहते हैं, आप मेजॉरिटी में हो, आप अपना डोमिनेंस करना चाहते हो, कि भैया तो फिर हम तो माइनॉरिटी में हैं, हम तो संख्या में कम है, तो आप हमें जो है अलग अपना छोटा देश, मतलब हमारे लिए एक अलग कंट्री जो है अलग दे दी थी. जैसे कि पार शेयरिंग में जिस तरीके से आपने चैप्टर में पढ़ा था ना, वहाँ पे जो सिंघाला कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, मेजॉरिटी में ज़्यादा थी, और सिंघाला कम्युनिटी जो है बुद्धिज्म को फॉलो करती थी, और बुद्धिज्म को वो लोग ये दिखाते थे कि हाँ भाई बुद्धिज्म हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है, तो
उन्होंने क्या किया, सिंघाला कम्युनिटी ने क्या किया, पॉलिटिक्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह उन्होंने अपना डोमिनेंस स्थापित किया, यानी उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। अब जब उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बाकी कम्युनिटी के लोग थे, जो तमिल कम्युनिटी के लोग थे, क्या किया उन्होंने, फिर अपने अलग कंट्री की उन्होंने ना अपने अलग पॉलिटिकल डोमिनेंस की उन्होंने मांग कर दी ना कि हमें जो है अपना एक अलग कंट्री चाहिए, अपनी अलग तमिल एलम पार्टी जो उन्होंने बनाई कि भाई हमें आप अलग अपना देश दे दो। तो इसी को कहा जाता है पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो वो पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है वो लास्ट में बन के आ जाता है कि भाई वो अलग सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट की फिर वो डिमांड वहां पर होने लगती है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन। So this involved the use of a sacred symbol, religious leader, emotional appeal and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena. तो हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि पॉलिटिक्स के नाम पर या पर्टिकुलर किसी रिलीजन के नाम पर जो है वोट नहीं मांगने चाहिए। मतलब रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, कास्ट के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्टिल जो है हमारे जो पॉलिटिकल लीडर, अभी से नहीं बल्कि बहुत सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है कास्ट के नाम पे वोट मांगते हैं, रिलीजन के नाम पे वोट मांगते हैं, रिलीजियस लीडर इमोशनल अपील करते हैं कि अगर आपने जो है वोट नहीं दिया, मैं आपका मुस्लिम कैंडिडेट हूँ, मैं आपका हिंदू कैंडिडेट हूँ, अगर आपने वोट नहीं किया, अगर आपने हमें वोट नहीं किया तो हमारा रिलीजन पीछे रह जाएगा, हमारा रिलीजन जो है आगे नहीं बढ़ेगा। भाई रिलीजन को थोड़ा ना आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है, देश में लोगों के अंदर डेवलपमेंट करना है, रिलीजन के अंदर डेवलपमेंट करना है। रिलीजन तो जैसा है एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो वोट के नाम पर जो है, रिलीजन के नाम पर वोट मांग के फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन, एक ही रिलीजन के फॉलोअर को टुगेदर एक साथ लाने की कोशिश करते हैं इन द पॉलिटिकल एरिना, यानी पॉलिटिक्स में एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस इन्वॉल्व्स द स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और द इमोशन ऑफ द वोटर्स, वन रिलीजन इज प्रेफरेंस टू अदर। तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को ऑब्वियसली उनको मालूम है कि रिलीजन को लेकर लोग जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो उसी इमोशनल चीज़ का जो है पॉलिटिकल लीडर्स फ़ायदा उठाते हैं, उनसे स्पेशल अपील करते हैं, स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो रखते हैं उनके सामने। अगर आप हमें वोट देंगे हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, ये बनाएंगे। और ये ऐसा होता भी है, पहले भी होता था और आज भी होता है। वोट से पहले मंदिर बन जाते हैं, इलेक्शन से पहले मंदिर बन जाते हैं, इलेक्शन से पहले मस्जिदें बन जाती हैं, बन के खड़ी हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। तो लोग सोचते हैं अरे भाई इन्होंने तो है, हमारी जो लीडर है उन्होंने भैया इतना बड़ा मंदिर बना दिया, भाई सबको जो है इसी को ही वोट देना है। तो रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जाति धर्म और इन सब के नाम पे जो है वोट मांगना, पॉलिटिक्स को यूज़ करना, आज भी हमारे लीडर्स जो है वो ये सब करते हैं। द मोस्ट अगली फॉर्म, सबसे गंदी जो फॉर्म है पॉलिटिक्स की या कम्युनलिज्म की, बहुत गंदी फॉर्म जो है वो कौन सी है? तो समटाइम कम्युनलिज्म टेक्स इट मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ अ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। तो मोस्ट अगली फॉर्म जो है कम्युनलिज्म की वो यही है कि कम्युनलिज्म जो है एट टाइम्स जो है वो इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कम्युनलिज्म कि वहाँ पर कम्युनल वायलेंस हो जाता है, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं और मैसेकर हो जाता है। मैसेकर यानी कि लाखों की संख्या में लोगों को धर्म के नाम पे मरवाया जाता है। धर्म के नाम पे इसने हमारे मुसलमान भाई को मारा, उसने हमारे हिंदू भाई को मारा, ईसाई भाई को मारा, इसको मारा, सिख भाई को मारा, तो भैया हमें इसका बदला लेना है। तो बदला लेने के चक्कर में जो है कई बार ऐसा होता है कि धर्म के, जाति धर्म और कास्ट इन सब के नाम पर जो है लाखों लोगों को मरवा दिया जाता है। इंडिया पाकिस्तान सफर सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल कि इंडिया और पाकिस्तान ने ये चीज़ सफ़र करी है धर्म के नाम पर, जब जिन्ना ने ये बोला कि हमें हमारी कम्युनिटी को, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को एक अलग देश चाहिए, क्योंकि कल को अगर हम साथ में ही रहेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी को जो है हमेशा हमेशा जो है वो दबाया जाएगा। उसका ये मानना था कि मुस्लिम कम्युनिटी को वो राइट्स नहीं मिलेंगे, वो हक नहीं मिलेगा, हमेशा दबाया जाएगा, हमेशा हिंदुज़म का जो है, हिंदुज़म वाले लोगों का हमेशा डोमिनेंस रहेगा। और इसको चलते उसने मुस्लिम्स के लिए जो है वो अलग देश की डिमांड करी, और अलग देश की डिमांड होते ही इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अलग अलग हुआ। इंडिया पाकिस्तान तो जो अलग हुआ वो तो एक लैंड का बंटवारा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो है जो लोगों का जो बंटवारा हुआ, लोग जो है इंडिया से पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान से इंडिया जो लोग बहुत सारे आए अपना घर बार सब कुछ छोड़ के, हैव सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट। मतलब हिस्ट्री के अंदर कम्युनल राइट, सबसे बड़ा कम्युनल राइट जो था हिस्ट्री के अंदर, वो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन ही सबसे बड़ा कम्युनल राइट था। कम्युनल राइट यानी कि धर्म के नाम पर जब लोग आपस में लड़ने लगे, हिंदू मुस्लिम सिख, जब धर्म के नाम पर लड़ने लगे, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन के टाइम में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज आल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी, यानी इंडिपेंडेंस बाद में भी जो है बहुत सारा कम्युनल राइट हमने बाद में भी बहुत हुआ हमारे देश में, इवन पाकिस्तान में तो आज भी हो रहा है, ठीक है। हिंदू मुसलमानों में आपस में लड़ाई झगड़ा, धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ा, रिलीजन को लेकर, ठीक है, कास्ट को लेकर बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों ने बाद में भी बहुत सारा ये कम्युनल राइट्स जो हैं
सांप्रदायिक दंगे जिसे कहते हैं, ये बहुत लार्ज स्केल पे देखिए बहुत हुए। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सांप्रदायिक दंगे जो हमारे देश में हुए, साथ ही साथ पाकिस्तान में भी हुए, पाकिस्तान में आज भी हो रहे हैं और हमारे देश में भी आज भी हो रहे हैं। अगर कोई ये वीडियो 2024 में देख रहा है तो मैं आपको बता दूं 2024 में आज के टाइम पे संभल में जो है वो सांप्रदायिक दंगे जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, संभल नाम है जगह का, यूपी में है ये जगह एंड इट्स अ विलेज, ये एक विलेज है और वहाँ पर जो है ये कम्युनल वायलेंस जो है चल रहा है। और स्पेशली ज़्यादातर जितने भी अब तक कम्युनल राइट्स जितने भी हुए हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, वो सारे के सारे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में ही हुए हैं। हिंदू मुस्लिम ही जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और किसी धर्म में हो या ना हो, हिंदू मुस्लिम और सिखों में जो है सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। पार्टीशन के टाइम पे सिख भी जो है बहुत ज़्यादा मारे, सिखों ने मुसलमानों को मारा, मुस्लिम्स ने सिख को मारा, हिंदू मुस्लिम सब ने एक दूसरे को मारा। नेक्स्ट आता है हमारा सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट फिर हम किसे कहते हैं? जब हम सांप्रदायिक दंगे अपनी कंट्री में देख रहे हैं, से हिंदू मुसलमान सिख जो है जब आपस में लड़ रहा है, तो फिर सेकुलर स्टेट किस बात का रहा? क्या है सेकुलर स्टेट? सेकुलर स्टेट में क्या चीज़ें हैं? सेकुलर स्टेट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, हम वो देख लेते हैं। तो कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो कम्युनलिज्म जो है हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा वन ऑफ द मेजर चैलेंज है। ठीक है, वन ऑफ द मेजर चैलेंज मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है ये डेमोक्रेटिक कंट्री में, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको खत्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कम्युनलिज्म वाले लोगों को उनकी थिंकिंग, उनके सोच विचार की जो ये क्षमता है, इसको खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। और ऑब्वियसली इस तरीके के जो चैलेंजेस थे, इन चैलेंज के बारे में जो जिन्होंने तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खैर नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन हम ब्रिटिश का फॉलो कर रहे हैं आज भी, लेकिन जिन्होंने भी उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं, जो भी उसमें चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसको बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में नई चीज़ें लेकर आई गई। तो जो मेकर्स थे, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने चेंजेस किए गए, वो इस तरीके के कम्युनलिज्म राइट, कम्युनल वायलेंस से अवेयर थे। उनको पता था कि इस तरीके के चैलेंजेस आएंगे एंड दैट इज व्हाई दे चूज द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। और हाँ, इसीलिए उन्होंने ये सेकुलर स्टेट का मॉडल जो है वो अपनाया कि ऑल रिलीजन आर इक्वली ट्रीटेड, ऑल पीपल ऑफ ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली। लेकिन हमारी कंट्री में भी ऐसा है कि इक्वली ट्रीट जो है वो नहीं किया जाता है। द फीचर ऑफ द इंडियन सेकुलर स्टेट। इंडियन सेकुलर स्टेट के फीचर क्या हैं? लेकिन सेकुलरिज्म को फॉलो करने की कोशिश पूरी होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सेकुलरिज्म को फॉलो करने की कोशिश की जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स भी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यही पॉलिटिकल लीडर्स जो है सेकुलर को ताक पे रखकर सारी चीज़ें करते हैं, ताक पे रखकर सारे कम्युनल राइट्स करवाते हैं। ज़्यादातर कम्युनल राइट्स करवाने में जो है सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है वो आपका पॉलिटिकल लीडर्स का ही होता है। हमारी कंट्री में पहले भी यही था और अब आज भी यही सारी चीज़ें जो है वो आज तक भी यही सारी चीज़ें चल रही हैं। सो सेकुलर जो फीचर है, सेकुलर स्टेट के फीचर है, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। हमारा जो इंडियन स्टेट यानी कि हमारी जो इंडियन नेशन है, जो कंट्री है, उसका कोई पर्टिकुलर कोई ऑफिशियल रिलीजन कोई भी नहीं है, अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका के केस में क्या था कि श्रीलंका का एक ऑफिशियल उन्होंने अपना एक रिलीजन बना लिया था जो कि बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जो सिंघाला जो कम्युनिटी थी, सिंघाला, ठीक है, जो सिंगलीज थी, सिंघाला कम्युनिटी जो थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेजॉरिटी में थी। ठीक है, मेजॉरिटी के वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का जो रिलीजन होता है और वो था आपका बुद्धिज्म। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ये जो है ना, ये कम्युनलिज्म का ही एग्जाम्पल है। कम्युनलिज्म वाले जो लोग जो सोचते हैं उसका ये एग्जाम्पल है श्रीलंका का पावर शेयरिंग का। ठीक है, इसलिए वहाँ पे पार्ट्स को है बाद में जो है इसको शेयर करने के बारे में सोचा गया था। तो श्रीलंका में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सिंघाला थे, जो कम्युनिटी थी, जो उनकी कास्ट थी, ट्राइब थी, ये एक जंगली जाति थी श्रीलंका की, सिंघाला। तो सिंघाला कम्युनिटी के लोग जो है ज़्यादातर बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो उन्होंने बुद्धिज्म को ही जो है एक ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। वहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और वहाँ पर क्रिश्चियंस भी रहते हैं। अब वहाँ पर क्रिश्चियनिटी जो है और ज़्यादा बढ़ गया। पहले भी क्रिश्चियंस रहते थे, क्रिश्चियंस पहले भी रहते थे। तो जो तमिल्स होते थे, तमिल जो थे वो ज़्यादातर हिंदू होते थे, मुस्लिम्स होते थे और क्रिश्चियंस होते थे। ठीक है, सो दैट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, जिसे कहा जाता है इस्लामिक कंट्री, यानी कि वहाँ पे कंट्री में लोग जो है ज़्यादातर इस्लाम को फॉलो करते हैं, यानी कि मुस्लिम देश है वो, जैसे कहा जाता है, ऑब्वियसली मुस्लिम देश कहा जाता है पाकिस्तान को। एंड दैट ऑफ द क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। और जैसे कि इंग्लैंड में जो है वो क्रिश्चियनिटी है, तो वो क्रिश्चियन कंट्री है। और भी ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो क्रिश्चियनिटी टू बीइंग अ लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, तो क्रिश्चियन कंट्री बहुत सारी है, कोई इंग्लैंड ही सिर्फ क्रिश्चियन कंट्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया क्रिश्चियन कंट्री है, कनाडा, अमेरिका, दीज ऑल आर क्रिश्चियन कंट्री। उनकी अपनी ऑफिशियल रिलीजन है वो क्रिश्चियन है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर जो है क्रिश्चियन
इंग्लैंड क्रिश्चियन कंट्री है ज़रूर, लेकिन वहाँ पर हिंदू भर भर के रहते हैं, वहाँ पे पंजाबी भर भर के रहते हैं। यहाँ से इंडिया से जो है ज़्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए स्पेशली इंग्लैंड और कनाडा जाते हैं, ठीक है। बट हमारा जो है आर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। लेकिन हमारे कंट्री में, इंडिया में किसी भी रिलीजन को कोई एक स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये हमारे फीचर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें ये राइट दिया गया है, हमें ये इच्छा हमें दी गई है, हमारा हक है ये, हम किसी भी रिलीजन को जो है फॉलो कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। हम किसी भी रिलीजन को फ्रीडम टू प्रोफेस, उसको फॉलो करने की फ्रीडम है, उसको प्रैक्टिस करने की फ्रीडम है, उसको प्रोपोगेट करने की फ्रीडम है। हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रोपोगेट करना, और नॉट टू, हम किसी भी रिलीजन को ना भी माने तो भी कोई किसी भी तरीके का कोई रोक टोक नहीं है। अगर हम आस्तिक हैं, हम किसी भी रिलीजन को नहीं फॉलो करते हैं, हम किसी भी गॉड को नहीं मानते हैं, तो भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। नेक्स्ट फीचर्स क्या है हमारे सेकुलर स्टेट के, हमारे और कौन कौन से फीचर्स हैं? तो नेक्स्ट है हमारे, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। कहता तो है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन जो है डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टिल हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इसी रिलीजन को जो है बेस बना के जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में रिलीजन को घुसा लेते हैं और कम्युनलिज्म वहां हो जाती है, वहां हो जाता है फिर कम्युनल राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को अलाउ किया हुआ है कि किसी भी रिलीजन के मैटर में इंटरवेन कर सकते हो, यानी कि इंटरफेयर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी। इंटरफेयर भी तभी करना है कि आपको अगर कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा है, स्टेट को यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को या कंट्री की गवर्नमेंट को ये अलाउ किया हुआ है, आप रिलीजन के मैटर में तभी घुसेंगे जब आपको वहां पे इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी। मतलब जो भी रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वहां इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है, वहां शांति बनानी है, पीस बनानी है। फॉर एग्जाम्पल इट बैन अनटचेबिलिटी। एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी जो है वो बैन कर दी गई, खत्म कर दी गई पूरी तरीके से, डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। लेकिन स्टिल हाँ, लोग छुप के करते हैं, वो चीज़ अलग है। आज भी जो है अनटचेबिलिटी की जाती है, अब होती है रिलीजन के बेस पे अनटचेबिलिटी, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है लोगों को अनटचेबिलिटी वाला बिहेव करते हुए मैंने लोगों को देखा है रिलीजन के बेस पे। ये मुस्लिम है, इसका नहीं खाना है, ये क्रिश्चियन है, इसका नहीं खाना है, ये हिंदू है, हिंदू का तो सभी खाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी कंट्री में जो एक्चुअली प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं वो प्रैक्टिकली चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदू लोग जो हैं उन लोगों को क्रिश्चियन और मुस्लिम से बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तो ऐसे होते हैं, ये तो वैसे होते हैं, फलाना होता है, ढिमाका होता है, और उन्हीं क्रिश्चियंस का जो है कल्चर फॉलो करेंगे, उन्हीं क्रिश्चियंस के उन क्रिश्चियंस का लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, उनके तरह ही शॉर्ट ड्रेसेस पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे। ये जीन्स है, शॉर्ट ड्रेसेस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जितना वेस्टर्न जो कपड़ा आप पहनते हो यहाँ इंडिया में, जितना वेस्टर्न कपड़ा पहनते हो, जितना मॉडर्न कपड़ा जितना भी पहनते हो, आधे अधनंगे वाले जितने कपड़े पहनते हो, वो सारे कहाँ से आए? वो सारे आए तो वेस्टर्न कंट्री से हैं। इंडिया में तो कभी इस तरीके के कपड़े पहने ही नहीं जाते थे, ठीक है। आए सारे वेस्टर्न कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री सारी क्रिश्चियंस हैं, तो क्रिश्चियंस का कल्चर अपनाएंगे, क्रिश्चियंस की जो है उनकी जैसी ड्रेसेस पहनेंगे, उनका जैसे दिखना चाहेंगे, उनके जैसे मॉडर्न बनना चाहेंगे, सारी चीज़ें क्रिश्चियंस की तरह करेंगे। लेकिन फिर भी क्रिश्चियन से प्रॉब्लम है, ये मैंने खुद देखा है, खुद ऑब्जर्व किया है बहुत सारी चीज़ों को कि सिख से प्रॉब्लम, पंजाबी से प्रॉब्लम, ठीक है, क्रिश्चियन से और मुस्लिम से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है लोगों को, स्पेशली हिंदू लोगों को क्रिश्चियन से। और कुछ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सब नहीं है, नॉट ऑल, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द हिंदूज, बट सम हिंदू पीपल्स आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद द मुस्लिम्स एंड द क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑल्सो। ये भी हमारे इंडिया में देखा गया है। हाँ, वो बात अलग है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है या ये अनटचेबिलिटी तो खैर नहीं है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर है। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो छुप के करते हैं, वो नहीं पता लग पाता, वो बस उसी पर्सन को दिख पाता है जिसके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो चीज़ है ना, वो लोगों के दिमाग में आज भी भरी हुई है, घुसी हुई है। ओके, सो सेकुलरिज्म इट्स नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और अ पर्सन। तो सेकुलरिज्म वाली जो ये आइडियोलॉजी है, सेकुलरिज्म जो चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डाला है, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का मुद्दा नहीं है। दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। ये आइडिया जो है हमारी कंट्री की फाउंडेशन को बनाता है कि सेकुलरिज्म और सेकुलर कंट्री को हमें रखना है। लेकिन स्टिल लोग जो है ना वो नहीं मानते हैं, वो धर्म के नाम पे पहले भी लड़ते थे, उससे पहले भी लड़ते थे, आज भी धर्म के नाम पे लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया, इट थ्रेटन्स द
वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। अच्छा, कम्युनलिज्म जो है या जो कम्युनलिज्म को फॉलो करने वाले या कम्युनलिज्म वाली थिंकिंग रखने वाले जो लोग हैं, कम्युनलिज्म जो है वो कुछ लोगों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब कम्युनलिज्म जो लोग जो है ना कम्युनलिज्म वाली सोच रखते हैं, वो कुछ लोगों को ही हर्ट नहीं करता, बल्कि वो हमारी पूरी इंडिया की जो ये सेकुलरिज्म जो आइडिया है, इस पूरे हिंदुस्तान को जो है वो हर्ट करता है सेकुलर कम्युनलिज्म। ठीक है, कम्युनलिज्म पूरे इंडिया की जो थिंकिंग है, हमारे हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो बेस है सेकुलरिज्म, इसको जो है हर्ट करता है। सो दिस इज वाई कम्युनलिज्म नीड टू बी combated. A secular constitution like ours is necessary, but not sufficient to combat communalism. So that is why communalism को जो है हराना बहुत ज़रूरी है। Combated मतलब उसको खत्म करना, communalism को खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है like R is necessary, ये हमारा जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलर जो हमारी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें कम्युनलिज्म को हराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। मतलब यही इतना ही नहीं है कि हमें जो है सिर्फ पॉलिटिक्स में ही हमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना है, बट ऑल्सो जब तक हमें अपनी थिंकिंग, ये जो स्टीरियोटाइप वाली थिंकिंग है, जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम उसको नहीं बदलेंगे, तब तक हम कम्युनलिज्म को हरा नहीं सकते हैं। कम्युनलिज्म, प्रेजुडाइज एंड propaganda need to be countered in everyday life, and religion based mobilization need to be countered in the arena of the politics। यानी कि कम्युनलिज्म यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि कम्युनल प्रेजुडाइज यानी कि हमको अपनी प्रेजुडाइज वाली थिंकिंग, स्टीरियोटाइप वाली थिंकिंग, उसको एवरीडे लाइफ में उसको हमें खत्म करना है। हमें वो रिलीजन को बेस बना के नहीं चलना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें पॉलिटिक्स में ही कम्युनलिज्म को नहीं हराना है। ठीक है, पॉलिटिक्स में तो मुकाबला करना ही है करना। हमें धर्म को आधार बना के जो है पॉलिटिक्स को या कम्युनलिज्म को आधार बना के राजनीतिक क्षेत्र में जो है हमें इसमें कम तो करना ही है, उसमें भी उसको एनकाउंटर करना है, उसके सामने खड़े होना है, हमें उसे खत्म करना है। पॉलिटिक्स में भी खत्म करना है, साथ ही साथ हमें अपनी एवरीडे लाइफ में भी कम्युनलिज्म को खत्म करना पड़ेगा। एवरीडे लाइफ में हमें अपनी थिंकिंग्स को चेंज, अपनी ओपिनियंस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रिलीजन ही सब कुछ नहीं है। रिलीजन के ऊपर सबसे पहले रिलीजन के ऊपर आपका आता है देश, और देश में चलने और होने वाले देश में जो कानून बनाए जाते हैं उनको हमें फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक कार्टून हम देख सकते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी का कार्टून दिया हुआ है, उस पर इधर लिखा हुआ है, नाउ दिस चेयर इज फॉर द सीएम डेजिग्नेटेड टू प्रूव हिज सेकुलर क्रेडेंशियल, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ रॉकिंग। सो ये एक चेयर है जहाँ पे गांधी की फोटो है, सिखिज्म का साइन है, क्रिश्चियनिटी का है, हिंदुज्म का है, इस्लाम का साइन है, सारे साइंस जो हैं यानी कि सारे रिलीजन के साइन जो है यहाँ पर दिखाए हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये दिखा रहे हैं कि कोई भी स्टेट में या कोई भी कंट्री जो हो गई उसमें जो भी हेड बनता है, चाहे वो हेड यहाँ पर वैसे सीएम के डिजिग्नेशन की बात हो रही है, सीएम की बात हो रही है, लेकिन चाहे वो सीएम हो या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म जाति को बिलोंग करता हो, उसको सारे रिलीजन को साथ में लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसे साथ में लेके चलना भी कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो बहुत सारे टूल्स हैं, क्योंकि रिलीजन में को लेकर अलग अलग रिलीजन में जब रिलीजन को बिलोंग करते हैं, जब लोग और एक ही कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज होना लाजमी है, प्रॉब्लम्स अराइज होगी, इसीलिए लिखा हुआ देयर विल बी अ प्लेंटी ऑफ रॉकिंग, यानी कि वो जो चीज़ें हैं वो खराब होती रहती हैं, लेकिन उसको बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज नॉट अ परफेक्ट बट इट कैन बी बेटर डे बाई डे। डेमोक्रेसी में हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होगी, लेकिन उसको हम बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये चेयर इसलिए यहाँ पे दिखाया, चेयर भी इस टाइप की है कि भाई जो जिसके ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उससे सारे रिलीजन को साथ में लेकर चलने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे इश्यूज खड़े होते हैं। मतलब वो चेयर जो है ना ये हिलती डुलती रहती हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई किसी भी धर्म का जाति का वो बने तो वो लोग जो है उस पर सवाल उठाते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसको बहुत ही सूझबूझ से जो है उसको सॉल्व करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। सो कास्ट एंड पॉलिटिक्स यानी कि थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है कि कास्ट को जो है पॉलिटिक्स में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, या पॉलिटिक्स जो है कास्ट को किस तरीके से यूज़ करती है आज के टाइम पे या पहले भी। ठीक है, सो कास्ट इन इक्वालिटी नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है। नाउ अनलाइक जेंडर एंड द रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। इंडिया के लिए स्पेशली तो इंडिया के लिए स्पेशली जो है जेंडर रिलीजन तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कास्ट डिवीजन स्पेशल टू इंडिया। कास्ट डिवीजन जो है वो इंडिया के लिए बहुत टाइम से, बहुत पुराने से, बहुत पहले से जो है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, लाइक आप अगर अदर यूरोपियन कंट्रीज हो गई या यूरोपियन कंट्री ले लो या वेस्टर्न कंट्री ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, बाहर के जितने भी देश हैं वहाँ पर भी जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। लाइक वहाँ पर होता है ज़्यादातर रेशिज्म के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी ब्लैक और व्हाइट के बेस पे जो है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो
हमारे इंडिया में जो है डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे होता है, ज्यादातर कास्ट के बेस पे, ठीक है। रेशिज्म के बेस पे भी होता है, काले और गोरे का भेदभाव करना, ये ऑल दैट होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है जितना ज्यादा कास्ट के बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ अ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। हर सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके का कुछ ना कुछ जो है इनइक्वालिटी एग्जिस्ट जो है वो करती है, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है और साथ ही साथ में फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब जो डिवीजन लेबर के बेस पे जो डिवीजन किया हुआ है वो भी हर कंट्री में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। इन मोस्ट सोसाइटी ऑक्यूपेशन आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज भी हैं जहां पर जो आपका ऑक्यूपेशन है वो पास टू वन जनरेशन भी पास होता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं ना कि किसान का बेटा जो है वो किसान ही बनता था, ठीक है। अर्लियर टाइम पे यही होता था कि जो किसान का अगर बेटा होगा तो फार्मिंग अगर कोई कर रहा है तो वो उसका बेटा भी फार्मिंग में ही थिंकिंग भी थी और इस तरीके की चीजें होती भी थी, ठीक है। तो फार्मर है तो उसका बेटा फार्मर बनेगा, फिर उसका जो बेटा होगा वो भी फार्मर बनेगा, मतलब 4-5 जनरेशन से वो पीढ़ी जो है वो फार्मिंग में ही है, ठीक है। या अगर जैसे कई बार ऐसा होता था, जैसे लाइक अभी भी होता है, लाइक अगर कोई आर्मी में है तो उसका बेटा भी जो है आर्मी में ही जाना पसंद करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसकी जो पीढ़ी हुई कि भाई हमारे दादा परदादाओं के जमाने से हमारी फैमिली में आर्मी में है लोग, तो वो भी आर्मी में जाना पसंद करेगा, लाइक इन दैट वे, ठीक है। सो ज्यादातर सोसाइटीज में इस तरीके की चीजें जो है वो ज्यादातर सोसाइटी में एट दैट टाइम हुआ करती थी, आज भी होती है इस तरीके की चीजें, ऐसा नहीं है ना। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। लेकिन ये तो एक छोटा सा मतलब बड़ा एग्जांपल बताया, लाइक किसान का बेटा किसान बन रहा है, या आर्मी की अगर हम बात करें तो वो आज के टाइम पे हम कर सकते हैं। लेकिन पुराने टाइम पे क्या होता था, लाइक अगर क्योंकि कास्ट जो है आपके इस कास्ट जो है, कास्ट का जो ये जो डिफरेंस है ना, कास्ट डिफरेंस जो है ये आपके ज्यादातर हिंदू रिलीजन में है, ठीक है। और किसी रिलीजन में कास्टिज्म नहीं है, ये मैं क्लियरली बोलूंगी ऑन कैमरा, इसमें बताने में मुझे कोई वो नहीं है। कास्टिज्म हिंदुज्म में है, हिंदू रिलीजन में है। कास्टिज्म जो है वो ना ही मुस्लिम रिलीजन में, ना ही क्रिश्चियनिटी में है, ना ही सिखिज्म में, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कोई टीचर आपको बताएगी या नहीं बताएगी, ये मुझे नहीं पता या मुझे नहीं इसके बारे में वो है, लेकिन हाँ मैं जरूर बताऊंगी। तो कास्टिज्म बेसिकली लाइज करता है कास्टिज्म और कास्टिज्म, ठीक है। कास्टिज्म जो है बेसिकली लाइज करता है हिंदू रिलीजन में, आपके हिंदू रिलीजन में ही कास्टिज्म का ज्यादा जो है क्या कहते हैं बोलबाला है। हिंदू रिलीजन में ही ज्यादा ही कास्ट जो है ना, लोग हिंदू पीपल ज्यादा ही कास्ट का वो करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपने 6th में हिस्ट्री में पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे आर्यंस जो थे वो इंडिया आए थे, ठीक है। तो आर्यंस ने ही ये कास्ट सिस्टम बनाया था, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम जो है वो आर्यंस द्वारा बनाया गया है। तो एट दैट टाइम जो भी ये कास्ट होती थी ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं 6th में 7th में 8th में, उन्हें मैंने पढ़ाया हुआ है कि 6th में ही हमने ये पढ़ा है कास्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ठीक है, वो होते थे वैश्य और शूद्र। तो ऐसा होता था जो जिस किस तरीके से बनाए कि जो भाई बहुत ज्यादा मतलब ना वो जो आपके हिंदू ग्रंथ वगैरह जो पढ़ लेते थे उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में डाल दिया, जो लड़ाई में मार धाड़ में ज्यादा आगे रहते थे उनको क्षत्रिय की कैटेगरी में डाला, जो वैश्यास जो मतलब जो मुनीम वगैरह होते थे, जो मतलब बाकी लिखा पढ़ी के काम करना या मुनीम हो गया या क्लरिकल जॉब टाइप के जो करते थे यहाँ वहाँ के, उन्हें वैश्य की कैटेगरी में डाल दिया। और जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी में उनको जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हुआ करते थे, ठीक है, जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, किसी भी तरीके का कोई साधन नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है, बहुत ज्यादा जो गरीब है, उनको इन लोगों ने शूद्र की कैटेगरी में डाला। गरीब होने के साथ साथ उन्होंने मतलब ये भी किया कि जो निचले वाले काम हैं, लाइक अगर मैं ओपनली अगर बोलूं तो जो गरीब थे उनके पास जब कोई काम नहीं होता था तो वो कोई भी काम कर लेते थे, ठीक है। कोई मोची का काम कर रहा है, कोई स्वीपिंग का काम कर रहा है, कोई सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, ठीक है, कोई नाली साफ करने का काम कर रहा है, कोई इस तरीके से काम कर रहा है। जब वो गरीब है तो उनके पास कोई काम ही नहीं है तो वो यही सब करेंगे काम, ठीक है। जैसे कोबलर हो गया या और भी जितने काम जो गरीब लोगों के होते हैं, ठीक है, वेंडर्स हो गए, ये सब हो गए, तो इनको इन्होंने क्या किया, शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया। तो हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम का जो है एक्सट्रीम फॉर्म देखने को मिलता है। इंडिया डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर सोसाइटी। अब कास्ट सिस्टम जो है वो अदर सोसाइटी से कैसे डिफरेंस है, अदर सोसाइटी से ऐसे डिफरेंट है कि भाई अगर आप हमारी कंट्री में अगर आप अलग सोसाइटी को छोड़ो, आप अलग रिलीजन की अगर आप बात कर लो, अलग रिलीजन को ले लो, तो क्रिश्चियनिटी में कास्ट सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है। दो ही चीज है, रिच या पुअर, ये हो सकता है, इनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में इनमें भी डिफरेंसेस बहुत कम किए जाते हैं। इस तरीके का कोई डिफरेंसेस नहीं है, ये गरीब है तो हम इससे घृणा करें, हम इनसे अलग रहें, इस तरीके की चीजें नहीं है। इस्लाम मुस्लिम्स में भी कोई किसी भी तरीके का कास्ट सिस्टम नहीं होता है, रिच और पुअर का ही है। अगर कोई भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन अगर थोड़ा बहुत है तो वो रिच और पुअर का है। लेकिन इस्लाम में भी मतलब मुस्लिम्स में भी ऐसा कुछ मतलब इतना वो लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। वो लोग और गरीबों को और बहुत ज्यादा दान पुण्य वगैरह ये लोग ज्यादा करते हैं। सेम एज इन द क्रिश्चियनिटी में भी होता है,
हिंदुज्म में भी दानपुण्य होता है, लेकिन दानपुण्य होने से पहले उनके यहाँ जो है ना कास्ट सिस्टम में जो है घृणा करना और ये सब करना ये ज्यादा है, ठीक है। और इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं हिंदू रिलीजन को बुरा बोल रही हूँ या ये है, हिस्ट्री इस चीज को बताती है कि कास्ट सिस्टम जो है वो हिंदू रिलीजन में है, बाकी और किसी रिलीजन में नहीं है। दूसरा जो आपका अगर सिख रिलीजन को भी देख लो आप, तो ये अलग अलग सोसाइटी है, ये चाहे आप रिलीजन कह लो चाहे आप सोसाइटी कह लो, ये सारे लोग हम लोगों के सबके साथ में रह रहे हैं। इंडिया में तो हम सब साथ में रह रहे हैं मिलके, ठीक है। तो जो आपका सिखिज्म रिलीजन में उसमें भी कास्ट सिस्टम जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर आप हाँ अब आप इंडिया से बाहर अगर अब हम जाते हैं तो इंडिया के बाहर अगर हम बात करते हैं बाकी सोसाइटीज की, बाकी और कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर भाई ये है कि रेशिज्म को लेकर है, वही ब्लैक और व्हाइट को लेकर है डिफरेंसेस की। रेशिज्म है बहुत, पहले बहुत ज्यादा था, अब फिर भी धीरे 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 कम हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। Now in this system hereditary occupational division was sanctioned by ritual। अच्छा ये जो सिस्टम होता था, इस सिस्टम में क्या होता था कि कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस होते थे जो हेरिडेटरी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो लोगों की फैमिलीज में लोग हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल करते चले आ रहे हैं, ठीक है। डिवीजन वाज सैंक्शन बाय रिचुअल्स। वो जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन है ना, वो अब एक तरीके का क्या बनता गया है, वो रिचुअल बनता चला गया। मतलब क्या होता था जब कास्ट सिस्टम बनाया गया, ठीक है, आर्यंस के टाइम पे जब कास्ट सिस्टम बनाया गया, तो जब ये 4 पार्ट्स में जो है 4 पार्ट्स में जब डिवाइड किया गया सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को आर्यंस ने इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो होता क्या था कि ब्राह्मण का फैमिली का बच्चा ब्राह्मण बनेगा, ठीक है। वही मतलब आप हिस्ट्री की बुक उठा के देख लीजिएगा, मैं अपनी तरफ से ये कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। सो डोंट थिंक कि मैम अपनी तरफ से ये बोल रही है हिंदू रिलीजन को ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक उठा के देख लेना, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। वही मैं आपको सिर्फ रिपीटेड बता रही हूँ कि ब्राह्मण्स जो जिन कैटेगरी में रखे गए कि तो जो ब्राह्मण हैं तो उनका बेटा भी ब्राह्मण ही आगे उसी रिचुअल को आगे बढ़ाएगा। ब्राह्मण क्या करते थे, मतलब वेदास पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, ये सारी वेद ग्रंथ वगैरह पढ़ने का काम ब्राह्मण्स का है। तो उनका जो बेटा होगा वो भी वेद वगैरह ग्रंथ वगैरह पढ़ेगा, जो भी अगर थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, उसकी वो जो उसकी आने वाली फिर वो पीढ़ी होगी वो भी वही ब्राह्मण ही बनेगा। ऐसी अगर शूद्र की कैटेगरी से कोई पुराने टाइम से आ रहा है तो उसका बच्चा भी जो है शूद्र की कैटेगरी में, मान लीजिए वो ज्यादातर शूद्र की, मान लीजिए नहीं, ज्यादातर शूद्र जिन लोगों को रखा गया था, शूद्र यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। शूद्र को बाद में इन 2 कैटेगरी में भी बांटा गया, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है इसमें, रुको, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। इन जो शूद्र होते थे वो ज्यादातर स्वीपिंग का काम करते थे, ठीक है। तो अगर वो स्वीपिंग कर रहे हैं तो उसका बेटा भी उसी में जाएगा, उसका बेटा भी उसी में जाएगा, उसका बेटा भी उसी में जाएगा, उसका बेटा, मतलब ये हेरिडिटरी एक रिचुअल जो है वो चलता चला आ रहा था। हमारी कंट्री में इस तरीके की चीजें भी होती थी, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे जब से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन वगैरह देना स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने, देश आजाद हुआ, बहुत सारी चीजें चेंज हुई, तब से जो है ये सारी चीजें खत्म हुई हैं। अब शेड्यूल कास्ट के जो फैमिली के पीढ़ी दर पीढ़ी जो चले आ रहे थे कि वो वही काम करेंगे, वो निचली कैटेगरी का काम ही करेंगे, वो सब अब खत्म होके आज शेड्यूल ट्राइब में भी यही चीज थी। आज शेड्यूल कास्ट भी, जो शेड्यूल कास्ट के भी जो शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड से जो निकल के लोग थे वो हमारे देश के प्रेसिडेंट तक बने हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट बने हैं हमारे देश के, शेड्यूल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं वो भी, और साथ ही साथ शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग करता है वो भी हमारे देश के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। सो ये डिवीजन जो है बहुत हद तक अब खत्म हो गया है। द मेंबर ऑफ सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन, मैरिड विद द कास्ट ग्रुप एंड डिड नॉट ईट विद द मेंबर ऑफ अदर कास्ट ग्रुप, ठीक है। वही सेम ऑक्यूपेशन करेंगे, शादी भी उनकी अपनी ही सेम कास्ट में हुआ करती थी, और वो किसी और हायर कास्ट के साथ बैठकर खाना पीना भी नहीं खा सकते थे। तो इस तरीके से जो है कास्ट सिस्टम में इस तरीके से लोगों के साथ बिहेवियर किया जाता था, इस तरीके से उनको रखा जाता था। उनकी सोसाइटी भी जो थी ना वो शेड्यूल कास्ट की सोसाइटी अलग बनी होती थी, शूद्रों की, वैश्य की सोसाइटी अलग होती थी, क्षत्रिय होते थे उनकी सोसाइटी जो है वो अलग बनी हुई होती थी, इस तरीके से ना। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। तो कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन, कास्ट सिस्टम किस पे बेस्ड था, कास्ट सिस्टम बेस्ड था जो आउटकास्ट वाले ग्रुप हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते जाना। दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो मींस उनको जो है ना एक सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता था, दे वर नॉट कंसीडर एज अ ह्यूमन बीइंग के तौर पे उनको कंसीडर नहीं किया जाता था, ठीक है। उनको सब्जेक्ट की तरह से देखा जाता था एंड इन ह्यूमन प्रैक्टिस, और इस तरीके की एक इन ह्यूमन प्रैक्टिस हमारे देश में जो है उसका चलन था। आप 6 में ऑलरेडी कास्ट सिस्टम और ये सारी चीजें बहुत सारा कुछ आपने स्टडी किया होगा, ठीक है। अच्छे से अगर स्टडी किया होगा तो याद होगा आप लोगों को, अदरवाइज मैं जो हूँ आपको दोबारा जो है मैं रिपीट यहाँ पर ये कर रही हूँ। सो
इस तरीके की चीज़ों को अनटचेबिलिटी कहा जाता था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अगर ध्यान दिया होगा कि 6 में हम ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ चुके हैं, तो आई रिपीट इट अगेन कि ये कास्ट सिस्टम जो था वो हिंदू रिलीजन में जो है बहुत ज़्यादा चलन में था कास्ट सिस्टम, और ये कास्ट सिस्टम धीरे 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 लोगों के लिए एक शाप का कारण ये बना, ठीक है। और ज़्यादातर ये कास्ट सिस्टम बेस्ड होता था जो आउटकास्ट ग्रुप वाले थे, मतलब उनकी कास्ट से जो अलग, उन्होंने ही कास्ट सिस्टम बनाया, उन्होंने ही कास्ट सिस्टम को के अकॉर्डिंग जो है लोगों को अलग किया, डिफरेंट कास्ट ग्रुप में डाला, और उन्हीं कास्ट को वो फिर आउटकास्ट ग्रुप जो है उन्होंने बना दिया, और यही आगे चल के जो है अनटचेबिलिटी बनती चली गई, क्योंकि वो उनके साथ बैठ के खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, छू नहीं सकते, छुआछूत जिसे कहा जाता था। आपने पुरानी हिस्ट्री में जो है आपने काफी पढ़ा होगा, छुआछूत, अनटचेबिलिटी हमारे देश में जो है बहुत ज्यादा जो है वो एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ ब्राह्मण एंड द ओरिजिन ऑफ द कास्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया, ब्राह्मण्स का ब्रह्मा एंड द ओरिजिन ऑफ द कास्ट। अच्छा, ब्रह्मा लिखा हुआ है, जो ब्रह्मा हिंदूज के जो है आपके जो एक वो माने जाते हैं, गॉड माने जाते हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जो है ये किस तरीके से जो है कास्ट को डिवाइड किया गया है ये दिखाया है यहाँ पर, और बेसिकली कास्ट का जो डिवीजन था वो आर्यंस ने इसके बेस पे किया था। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि एनसीईआरटी बता रही है कि इसके बेस पे किया था, लेकिन जो प्रीवियसली 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है फिलहाल। सो ये कास्ट के बेस पे जो है सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, और बेसिकली सोसाइटी जो थी वो जो थी ना हमारी हिंदू सोसाइटी को बेस किया गया था, ठीक है। अगर आप हमारे देश के चारों रिलीजन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, बाकी हमारे किसी भी रिलीजन में कास्ट सिस्टम नहीं है। कास्ट सिस्टम के बेस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं होती थी। बहुत सारे बहुत सारे नहीं, मतलब एक आध टीचर को मैंने देखा है, एक टीचर को ऐसे बोलते हुए कि मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करती हूँ, इसलिए तो बिलीव तो मैं भी नहीं करती हूँ कास्ट सिस्टम में, मेरे रिलीजन में किसी भी तरीके का कास्ट सिस्टम नहीं होता है, लेकिन ये ज्यादातर कास्ट सिस्टम जो है हिंदू रिलीजन में ही एग्जिस्ट करता है। इस बात से आप नकार नहीं सकते हो। इफ यू आर नॉट टीचिंग दिस, तो आप जो है सच्चाई से पीछे हट रहे हैं। अगर आप ये नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है आप बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन आप बाहर से बोल रहे हैं कि हाँ आप बिलीव नहीं करते हो कास्ट सिस्टम पे, लेकिन आप अंदर से बिलीव करते हो। इससे यही साबित होता है कि आप अंदर से बिलीव करते हो और आप इस चीज से हट रहे हो, पीछे हट रहे हो, इस चीज को नकार रहे हो, क्योंकि कास्ट सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू रिलीजन में ही एग्जिस्ट करता है और किसी रिलीजन में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि आर्यंस ने इन 4 सोसाइटीज में लोगों को डिवाइड किया था। हिंदू लोगों को उस टाइम पे जो हिंदू रिलीजन चलाया करता था, हिंदू बेसिकली अगर आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, हिंदू इज नॉट अ प्रॉपर बेसिकली कोई भी हिंदू टाइप का कोई वर्ड आपके गीता कुरान में आपके गीता या महाभारत में नहीं है। हिंदू इज बेसिकली नॉट अ रिलीजन, ये एक प्रैक्टिस थी जो जमानों से जो है वो चलती आ रही थी, ठीक है। हिंदू जो रिलीजन जो नाम दिया गया है वो बहुत बाद में दिया गया है, ठीक है। हिंदू बेसिकली इज नॉट रिलीजन, बट आर्यंस ने सोसाइटी को उस जमाने में इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में जो लोग रहा करते थे, हमारी कंट्री में जो लोग रहा करते थे, आर्यंस ने उनको इस 4 सोसाइटी के उस पे जो है बेस रखा। सो ब्राह्मण्स, प्रीस्ट और टीचर्स ज्यादातर होते थे जिनको पढ़ना लिखना वगैरह आता था ना, गीता ग्रंथ, वेद और उपनिषद वगैरह जो पढ़ लेते थे, उनको उठा के सबको इन लोगों ने जो है ब्राह्मण की कैटेगरी में डाला। जैसे मैंने आपको बताया, जो वॉरियर्स थे, रूलर्स थे, उनको क्षत्रिय की, वैश्यास को फार्मर, ट्रेडर, मर्चेंट्स और मुनीम वगैरह जो होते थे ये सारे, ठीक है, बिजनेसमैन वगैरह ये सारे वैश्य की कैटेगरी में। शूद्र की कैटेगरी में लेबर्स आते थे, ठीक है। अब शूद्र जो है ना, ये जो लास्ट की कहीं पर 6-7 सोसाइटी भी डिवाइडेड है, ये जो दलित है, ये दलित बेसिकली शूद्र में ही आता है, ठीक है। देखो बेन जो दिखाया हुआ है वो 4 ही सोसाइटी है, लेकिन शूद्र में भी, शूद्र के अंदर भी इन्होंने दलितों की एक और कैटेगरी बना दी थी, दलित लोग, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर। स्ट्रीट स्वीपर्स, ठीक है, लैट्रिन क्लीनर्स, वही जो मैंने आपको बताया, सड़क पे झाड़ू लगाने वाले, नाली साफ करने वाले, ठीक है। ज्यादातर उस टाइम पे ना पब्लिक टॉयलेट्स होती थी, ठीक है, जगह जगह पर पब्लिक टॉयलेट्स होती थी, तो वो जाके जो लोग साफ करते थे उनको शूद्र की कैटेगरी में डाला हुआ था, ठीक है। यही बाद में जो है शेड्यूल कास्ट में बने, और जो लोग ट्राइबल लोग जो हैं, जो जंगल वगैरह में रहते थे, उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स जो है कहा गया। तो इन्हीं लोगों को बाद में शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में डाला गया था। यस, इट्स ट्रू। और अगर कोई भी टीचर इस बात से पीछे हटती है कि मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज आई डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, आप बिलीव नहीं करते हो, आप ऊपर से बोल रहे हो बिलीव नहीं करते हो, लेकिन आप अंदर कहीं ना कहीं बिलीव करते हो, क्योंकि आप खुद जो है हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो, और आप जो है ये आप खुद हिंदू होके, आप हिंदू के ऊपर अगर आपने मतलब हिंदू ये बोला कि हिंदू रिलीजन में ये कास्ट सिस्टम होता था, तो शायद कोई ना कोई आपको बुरा बोल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो चीज है, जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करो। उसको ना पढ़ाने से तो आप और बच्चों के मन में ये चीज डाल रहे हैं, क्योंकि हिंदू
रिलीजन में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, इसलिए मैम जो है हमें ये सारी चीजें, इसलिए मैम हमें नहीं पढ़ा रही है, मैम पीछे हट रही है, क्योंकि मैम भी इन्हीं में से किसी एक कैटेगरी की हैं, ठीक है। सो इसलिए, लेकिन हो तो आप हिंदू ही, और कास्ट सिस्टम हिंदू में एग्जिस्ट करता है, तो क्यों नहीं पढ़ाओगे भाई? एक्सेप्ट इट ना, जो है उसको एक्सेप्ट करो। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होती थी? पॉलिटिकल लीडर एंड द सोशल रिफॉर्मर लाइक ज्योतिबा फूले, गांधी जी, बी.आर. अम्बेडकर, मैंने आपको पहले बताया, एंड पेरियार रामास्वामी नेकर advocate and work to establish a society in which the caste inequality are absent। तो ये वो हमारे बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं। गांधी को मैं इन कैटेगरी में करना पसंद नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी शेड्यूल कास्ट के लिए, आपने 10th में जो एक प्रीवियसली आपने एक चैप्टर पढ़ा था नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इन्होंने क्या था ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है इन्होंने शेड्यूल कास्ट को सीट देने से मना कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मैं शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी सीट नहीं रख सकता हूं। कि ये बोला कि हाँ भाई मैं रिजर्वेशन दिला सकता हूं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, लेकिन कोई सीट मैं नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सो गांधी को मैं इस कैटेगरी में मैं तो डालना ज़्यादा नहीं पसंद करती हूँ, ठीक है। बाकी जो हमारे बड़े बड़े लीडर रहे हैं, ज्योतिबा फूले, बी.आर. अम्बेडकर, पेरियार, तो इन लोगों ने, दे आर ऑल एडवोकेटेड, ठीक है, ये एडवोकेट भी थे ये लोग, ठीक है, और इन्होंने सोसाइटी के को अच्छा स्टैब्लिश करने के लिए, सोसाइटी में से ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, कास्ट इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए बहुत 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 काम किया, ठीक है। सो कास्ट इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, बिल्कुल ही टोटली एब्सेंट हो जाए, इसके लिए बहुत काम किया। पार्टली ड्यू देयर इफेक्ट एंड पार्टली ड्यू टू अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, अलग अलग डिफरेंट चेंजेस लाने के लिए भी इन्होंने काम किया। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, कास्ट के अंदर कास्ट खत्म की जाए, कास्ट सिस्टम खत्म किया जाए। इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन ग्रेट चेंजेस। आज जो है हमारी जो मॉडर्न इंडिया है उसमें कास्ट सिस्टम को लेकर या कास्ट्स को लेकर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारा चेंज आया भी है, बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पिक्चर में दिखाया हुआ है कि जो आपने सुना होगा ना, जो बड़े बड़े जो नाले होते हैं, थोड़ा सा मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा है बोलने में, बट फिर भी मैं पीछे हट्टे वालों में से नहीं हूँ कि हाँ जो चीज़ है उसको मैं एक्सेप्ट ना करूँ। तो ये बेसिकली जो दिखाया है, जो गटर वगैरह साफ करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो भी आया था और बहुत फेमस हुआ था वो वीडियो। देयर इज अ वन बॉय जिसके फादर जो थे वो गटर वगैरह साफ करते थे, तो वो जब बताता है, वो उससे क्लास में पूछा जाता है सब बच्चों से कि आपके पापा क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं। आई थिंक सो वो गवर्नमेंट स्कूल होता है शायद, वहीं पर ही वो बच्चा पढ़ सकता है, कोई बहुत हाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़ नहीं सकता वो बच्चा जिसके फादर ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वो बताने में जो है ना बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करता है कि मैं क्या बताऊँ मेरे फादर क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं। फिर भी वो जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करता है बताने की कि मेरे फादर जो है इस तरीके का काम करते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली पिक्चर उसी की दी हुई, और वो वीडियो काफ़ी लंबा है, बहुत अच्छा वीडियो है और बहुत टाइम पहले काफ़ी वायरल हुआ था वो वीडियो। तो मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स में जितने मेरे स्टूडेंट्स थे, बिकॉज बच्चों के दिमाग से हमें ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो कास्ट सिस्टम है, अगर आप इसे नहीं पढ़ाओगे तो बच्चों के दिमाग से ये सारी चीज़ें नहीं निकलेंगी, और हमें बच्चों के दिमाग से और साथ ही साथ जो सोसाइटी है, हमें उस सोसाइटी को भी चेंज करना है, बिकॉज वी आर टीचर्स, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द सोसाइटी। तो हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश तो हम करेंगे ना, ठीक है। सो हमें सोसाइटी को चेंज करने की जो काबिलियत है, तो हमें जब तक नहीं बताएंगे बच्चों को, तब तक बच्चों के अंदर भी वो रिस्पेक्ट हर गरीब के लिए, या हर कोई जो गरीब है या इस तरीके के जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में, उनके लिए रिस्पेक्ट कहाँ से बच्चों में पैदा होगी, ठीक है। सो इस तरीके का वीडियो था। अभी फिलहाल तो है नहीं मेरे पास वीडियो, तो वो वीडियो मैंने काफ़ी अपने बच्चों को जो है स्प्रेड किया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, धीरे धीरे हमारी कंट्री में भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत हुआ। हमारी कंट्री ने काफ़ी सारा डेवलपमेंट, बहुत डेवलपमेंट किया हर चीज़ में, फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है, स्कूल्स में, एजुकेशन जैसे हम कहते हैं स्कूल एजुकेशन में, हॉस्पिटैलिटी में, और बहुत सारी चीज़ों में, मेडिकल में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में कंट्री ने डेवलपमेंट किया, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में। सो लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हमारी कंट्री में धीरे 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 होता गया। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज। अब जब अर्बनाइजेशन ये होने लगा, तो अर्बनाइजेशन की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, लैंडलॉर्ड्स जो होते थे ना विलेजेस वगैरह में, उनकी पोजीशन धीरे धीरे खत्म होने लगी। ओके, तो उनकी पोजीशन, लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी विलेजेस से, ठीक है, क्योंकि कंट्री जो थी वो डेवलपमेंट कर रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही थी, यानी कि लोगों के पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, लोग जॉब कर रहे थे। अब लोग वो जो शूद्र लोग थे ना, और जो दलित लोग थे जिनको बिल्कुल सोसाइटी से अलग कर दिया गया था, अब वो सारे वर्ग जो है वो सारा काम वो छोड़ के अब वो किस तरफ के काम कर रहे थे, वो अलग तरीके के काम करने लगे। अब वो डेवलप्ड जो
सिटीज थी, जो जो सिटीज धीरे धीरे हमारी कंट्री की जो डेवलप्ड होती जा रही थी, उन डेवलप्ड सिटीज में जो है वो जाके अब काम करने लग गए, ठीक है। अब वो पैसा कमा रहे हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि कंट्री के डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो विलेजेस में लैंडलॉर्ड्स की जो पोजीशंस थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, वीक होने लगी। द ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। और फिर धीरे धीरे ये जो ओल्ड कास्ट सिस्टम था ना, कास्ट जो हायरार्की थी, ठीक है, कि हायरार्की ये भी थी ना कि अगर कोई शूद्र कैटेगरी का है, शूद्र कैटेगरी में अगर कोई पर्सन है, वो अगर स्वीपिंग करता है तो उसका बेटा भी वही करेगा, उसका बेटा बरसों से हम लोग जो है ना सफाई करते हुए आ रहे हैं। कई मैंने खुद कई लोगों को ऐसा बोलते हुए मैंने शूद्र लोगों को सुना है कि नहीं, हमारी तो फैमिली, हम तो इस कैटेगरी में है, मेरे पापा ने यही काम किया था तो इसलिए मैं भी इस काम में आ गया हूँ, ठीक है। तो इनफैक्ट मैं बहुत टाइम से टीचिंग कर रही हूँ। आई टोल्ड, मैंने उस बच्चे को बोला कि, मैंने बोला क्यों आप एक डेवलप नेशन में आप पले बड़े हो, आप पढ़ाई करो, गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रही हैं, उन अच्छी सर्विसेज का कम से कम आप फायदा उठाओ। मैंने बोला एजुकेशन लो, पढ़ाई करो और उसके बाद अपनी फील्ड को चेंज करो। जरूरी नहीं कि आपके फादर अगर इसमें कर रहे हैं तो आप भी इसी में ही काम करो, ठीक है। सो ये हायरार्की भी जो है धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगी। नाउ इन अर्बन एरिया इट डज नॉट मैटर मच who is walking along next to us on the street or eating at next table in a restaurant. ये चीज़ मैं थोड़ी सी जो है इस पे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड जो सिटीज़ हैं, बैंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, ठीक है, और इवन जो है ना डिस्क्रिमिनेशन आप देखो बड़े बड़े लोगों में भी है डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा आप नहीं कह सकते कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म तो पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन कम जरूर हो गया है, पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम जरूर हो गया है। हाँ नो डाउट कि आज हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि रोड पे हमारे साथ कौन चल रहा है, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो शूद्र है, वो क्षत्रिय है, वो कौन है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। शूद्र और क्षत्रिय तो बात छोड़ ही दो, कास्ट तो सिर्फ हिंदू रिलीजन में है, ठीक है। अब मेन कास्ट सिस्टम तो खत्म हो गया, लेकिन अब मेन क्या हो गया, रिलीजन अब बड़े हो गए, हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, क्रिश्चियन, सिखिज्म। अरे हमारे साथ में जो रह रहे हैं, अरे वो मुस्लिम है। अब जो है ना लोगों का ध्यान जो है कास्ट से हटके, कास्ट तो खत्म हो गया है, बहुत हद तक खत्म हो गया है, लेकिन कई जगहों पर आज भी एग्जिस्ट करता है कास्ट सिस्टम, ठीक है। अब कास्ट सिस्टम के बजाय वो रिलीजन पे ज्यादा फोकस करने लगे हैं लोग, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये ऐसा रहा है, मैंने देखा है कई जगहों पर लोग अब रिलीजन पे ज्यादा फोकस। अरे ये मुस्लिम बैठा है हमारे बगल में, मुस्लिम हमारे साथ में बैठ के जो है लंच कर रहा है या ये कर रहा है, अरे ये हिंदू बैठा है हमारे, मैं फैक्ट बता रही हूँ, मैंने मुस्लिम या क्रिश्चियन या सिखिज्म को तो इतना बोलते हुए नहीं देखा है कि हमारे साथ हिंदू बैठा है या हमारे साथ क्रिश्चियन बैठा है या मुस्लिम बैठा है, लेकिन मैंने ज्यादातर हिंदू लोगों को जरूर देखा है मैंने। अगर सब नहीं होंगे, आई डोंट से कि सब खराब है, लेकिन मैंने देखा है हिंदू लोगों को बोलते हुए कि अरे ये हमारे साथ मुस्लिम बैठे हुए हैं, ये तो मुस्लिम है, ये तो नॉनवेज खाते हैं, ये तो ये खाते हैं, ऐसा है वैसा है, इस तरीके की चीजें मैंने बोली। अरे ये क्रिश्चियन बैठे हुए हैं, क्रिश्चियंस तो नॉनवेज खाते हैं, क्रिश्चियन बैठे हुए हैं हमारे साथ, ये क्रिश्चियन है। अगर हाँ मतलब अब देखेंगे, अगर कोई क्रिश्चियन बहुत अच्छी फैमिली का बिलोंग कर रहा है, कार वार में अगर कोई आ रहा है, तब तो ठीक है, तब तो अरे नहीं क्रिश्चियन है, लेकिन अच्छी फैमिली के, लेकिन मैंने देखा है, ठीक है, फर्क पड़ता है, लोगों को फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ जहां हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, ऑब्वियसली हमें नहीं फर्क पड़ता है कि हमारे साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन बैठा हुआ है, कौन सी कास्ट का है। कास्ट तो हम ऑब्वियसली कास्ट हम नहीं पूछते हैं, ठीक है, लेकिन रिलीजन का आजकल बड़ा चल रहा है, मैंने खुद चीजों को ऑब्जर्व किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिल्कुल जो है प्रोहिबिटेड हो गया, मतलब आप बिल्कुल कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ अ पॉलिसीज टू रिजर्व द इनजस्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। और साथ ही साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की पॉलिसीज आ गई हैं कि इन जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जिन लोगों के साथ होता है, वो पॉलिसीज आ गई हैं कि उनको इस तरीके की पॉलिसीज आ गई हैं कि जो कास्ट के बेस पे लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, उस डिस्क्रिमिनेशन को अब रिवर्स करने की पॉलिसीज आ गई हैं। यानी कि अगर उनके साथ अब कभी भी मतलब जो कास्ट से बिलोंग भी अगर करते हैं लोग, अगर आप उनके साथ किसी भी तरीके का इनजस्ट करेंगे, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो इस तरीके की पॉलिसीज आ गई हैं कि उसके खिलाफ जो है पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई जा सकती है। अगर आपने किसी को बोल दिया कि ये शूद्र है, ये दलित है, एक्चुअली में वो होगा, ये आज भी है, दलित लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं, शूद्र लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप अब नहीं बोल सकते उसको कि ये शूद्र है, ये है। साथ ही साथ आप उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर उसका दिमाग खराब हो गया और अगर उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं करी, वो झेल रहा है, आज भी झेल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी ये डिस्क्रिमिनेशन को झेल रहे हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं।
ना अर्बनाइजेशन, कहने को तो है कि हाँ भाई अर्बनाइजेशन हो रहा है, लेकिन आज भी लोगों के माइंड में जो है रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज, हाँ पॉपुलेशन जो है बहुत हमारी रूरल से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट हो गई है, विलेज से लोग जो है अर्बन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विलेज में अब जो जमींदारी सिस्टम है और जो पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जो पैसा उधार देते थे, खेतों में काम करवाते थे, लेबरशिप जो थी वो धीरे धीरे जो है वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, अब जो खेत हैं वो उनके खुद लोगों के ही खेत हैं, खुद फार्मर्स के खुद अपने खेत है, अपनी मर्जी से वो उसमें काम करता है और अपनी मर्जी से वो अपनी क्रॉप बेचता है गवर्नमेंट को या कहीं भी वो बेचता है, तो वो खुद अच्छा खासा अर्न कर रहा है। ठीक है, जहां पर जमींदारी वगैरह जो अब धीरे धीरे जो भी ये खत्म हो रही है, तो वहां पे लोगों को ऑब्वियसली काम भी नहीं है, तो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं काम की तलाश में। ठीक है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है नो डाउट, शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन की तरफ जो है लोग शिफ्ट कर रहे हैं। यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन टेक्स अप, ये तब ज्यादा हो रहा है आज के टाइम पे नहीं कहेंगे हम, 10-20 सालों में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि नई जनरेशन एग्जिस्ट कर रही है और नई जनरेशन जो है वो अच्छी एजुकेशन ले रही है, अच्छा पढ़ाई कर रही है और वो एक नया ऑक्यूपेशन की तलाश में अर्बन एरियाज में शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो अदर देन दोज प्रैक्टिसेस बाय देयर एंसेस्टर्स, यानी कि जो उनके एंसेस्टर्स जो अब तक काम करते हुए आए थे, उस काम को छोड़ के अब वो न्यू प्रैक्टिसेस जो है वो अपना रहे हैं। जो न्यू जनरेशन है वो नए ऑक्यूपेशंस को जो है वो अडॉप्ट कर रही हैं, अर्बन सिटीज में, अर्बन प्लेसेस पे जो है शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा कास्ट हायरार्की। अगेन वही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कास्ट सिस्टम यहाँ बताया हुआ है। A ladder like formation in which all the caste group are placed from the highest to the lowest caste, यानी हाईएस्ट से हाई कास्ट से लो कास्ट तक सारी सोसाइटी को जो है ये डिवाइड किया हुआ था आर्यंस ने। ठीक है, आप पुरानी हिस्ट्री की बुक उठा के देख सकते हो। आर्यंस ने हिंदू सोसाइटी को, उस समय हिंदू रिलीजन तो नहीं हुआ करता था, ठीक है, एंड हिंदू ऑल्सो नॉट अ रिलीजन। ठीक है, ये वर्ड तो जो है बाद में आया, मतलब उस समय जो लोग रहते थे, इसे हटा ही दो यार, उस समय जो लोग रहते थे, उस समय जो सोसाइटी थी, ठीक है, उस सोसाइटी को आर्यंस ने जो है वो इन चार पांच कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर रखा था, हाईएस्ट से लो। ये उसी का जो है ये पिरामिड जो है आपको बना के बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अगेन, जो मैं अभी तक आपको कहती हुई आ रही थी, हैज कास्ट कंप्लीटली डिसअपियर फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी इंडिया? नो, नॉट एट ऑल। कास्ट सिस्टम हमारी कंट्री से अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, और कास्ट सिस्टम तो खत्म अभी नहीं हुआ है, ठीक है, और उससे पहले रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन आ चुका है हमारी कंट्री में। होप सो बहुत सारे लोगों ने शायद ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। अब रिलीजन को लेके डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं लोगों के बीच में। कैसे कि भाई अगर आपके साथ, आप कहीं एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, आप कहीं स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, कहीं भी हो आप, लेकिन आपके आसपास कौन बैठा है, कौन काम कर रहा है, ये ज़रूर लोग पूछते हैं। मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, अच्छा हिंदू है, तो हिंदू तो नहीं पूछते हैं, ज़्यादातर हिंदू तो नहीं पूछते हैं, मतलब सॉरी, मुस्लिम और क्रिश्चियन या सिख लोग जो है वो तो नहीं पूछते हैं, लेकिन हिंदू लोग ज़रूर पूछते हैं कि अच्छा आप किस रिलीजन हो, क्या कास्ट है आपकी, या क्या रिलीजन है आपका? बोला अरे मुस्लिम है, अरे मुस्लिम है, ये मुस्लिम, अरे क्रिश्चियन है, अरे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मुस्लिम तो नॉनवेज खाते हैं, ये है वो है, इस तरीके की चीज़ें अब धीरे धीरे सोसाइटी में ये बहुत टाइम से आने लग गई है। ठीक है, सो यस, कास्ट सिस्टम जो है वो अभी हमारी कंट्री से पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। नो, so some of the older aspects of the caste have persist, कुछ older aspects जो है कास्ट के आज भी persist करते हैं, यानी कि आज भी हैं। even now most people marry within their ओन कास्ट और ट्राइब, आज भी लोग अपनी ही कास्ट में, अपनी ट्राइब में शादी करना पसंद करते हैं। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली, अनटचेबिलिटी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन। कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोहिबिशन बना रखा है, यानी कि प्रोहिबिटेड है, सख्त कानून के खिलाफ है। प्रोहिबिटेड का मतलब ये होता है, अनटचेबिलिटी सख्त कानून के खिलाफ है, लेकिन उसके बाद भी लोग अनटचेबिलिटी आज भी बहुत इंटीरियर विलेजेस में, ऐसे तो नहीं है, मतलब हमारी सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में ऐसा तो अनटचेबिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत इंटीरियर विलेजेस, बहुत ज़्यादा गरीब जो विलेजेस हैं, गांव हैं, वहाँ पर अनटचेबिलिटी जो है वो आज भी जो है एग्जिस्ट करती है। इफेक्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे। जो ये इफेक्ट है ना, सदियों, सेंचुरीज, यानी कि 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, बल्कि शायद हजारों सालों के जो ये इफेक्ट्स हैं। एडवांटेज तो खैर कोई भी नहीं है कास्ट सिस्टम का, किसी तरीके का एडवांटेज तो हमें नहीं दिखता है, लेकिन जो डिसएडवांटेजेस है ना कास्ट सिस्टम के, ये कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे। ये जो डिसएडवांटेजेस हैं कास्ट के, ये आज भी हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। आप फील कर सकते हो, आप कहीं भी अगर आप जाओगे, आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा आप किस रिलीजन के हो, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, ये मैंने देखा है, ज़रूर पूछा जाता है। ओके, द कास्ट ग्रुप्स दैट
had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well. कास्ट तो बहुत सालों से जो लोग, जैसे आपको बताया था ना कि जो 4 कैटेगरीज में जो डिवाइड किया था, तो ब्राह्मण्स को जो है ना जो पढ़ाई लिखाई, वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, ग्रंथ वगैरह पढ़ने का जो सारा काम था ना, वो इनको दे रखा था, ठीक है। आर्यंस ने ब्राह्मण्स को दे रखा था कि ब्राह्मण्स जो है वो वही पढ़ाई करेंगे, वेदवाद जो है, जो भी आपके वेद ग्रंथ है वो लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन का जो एक्सेस था, एजुकेशन पे जो पकड़ थी, वो अपर क्लास वाले लोगों के पास चली गई, ठीक है। और जो बाकी थोड़े नहीं बहुत निचली कैटेगरी के जो काम थे, वो लोअर कास्ट वालों के पास आ गए, ठीक है। तो जमानों से, बहुत टाइम से, हजारों जमानों से एजुकेशन का एक्सेस जो है वो अलग एक कास्ट ग्रुप के पास रहा अंडर द ओल्ड सिस्टम, और उन्होंने उस मॉडर्न एजुकेशन को जो है, उस ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन को आज जो है एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन एज वेल। और मॉडर्न एजुकेशन भी आज उन्हीं कास्ट, अपर कास्ट वालों के पास ही ज्यादा है, क्योंकि वो पहले से पढ़े लिखे वाली कैटेगरी में थे। तो आज जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, वो ज्यादातर अपर कास्ट में जो है ज्यादा आपको पढ़े लिखे लोग दिखेंगे। लोअर कास्ट में लिटरेसी कम है, लोअर कास्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, एजुकेशनल डेवलपमेंट कम है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोअर कास्ट में कम है, अपर कास्ट में बहुत ज्यादा है। दोज ग्रुप डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, जिन ग्रुप्स के पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं था और वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इट वर नेचुरली लैग्ड बिहाइंड। यानी कि जो लोअर कास्ट वाले जो पीपल थे, उनको तो पढ़ाई लिखाई का अधिकार ही नहीं दिया था लोअर कास्ट वालों को, ठीक है, आर्यंस ने। तो लोअर कास्ट वालों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं दिया, तो आज भी वो लैकिंग में ही चल रहे हैं। आज भी लोअर कास्ट वालों को जो है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन का एक्सेस मिला ही नहीं था, एजुकेशन का राइट ही नहीं था उनके पास। लोअर कास्ट में आपको आज भी कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, लैग्ड बिहाइंड, जो एजुकेशन को लेकर लैग्ड बिहाइंड लोग आपको मिलेंगे। दैट इज व्हाई देयर इज अ डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट एमंग द अपर मिडिल क्लास इन आवर कंट्री। इसलिए आपको ज्यादातर ना अपर मिडिल क्लास में जो है अपर कास्ट वाले लोग मिलेंगे। अपर मिडिल क्लास में अपर कास्ट वाले लोग क्यों मिलेंगे? वो ज्यादा पढ़े लिखे क्यों होते हैं? वो ज्यादातर अपर मिडिल क्लास क्यों है? वो ज्यादातर पैसे वाले क्यों हैं? क्योंकि उनके पास एजुकेशन थी और शुरू से उनका जो है एजुकेशन पे उन्होंने हक जमा रखा था, शुरू से उन्होंने एजुकेशन पे कब्जा जमा रखा था। आप ये भी कह सकते हो, इसमें उन्होंने शुरू से एजुकेशन पे कब्जा जमाने की वजह से ज्यादातर अपर मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं वो आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, वो आपको रिच मिलेंगे, वो पुअर नहीं है। क्यों? क्योंकि अपर कास्ट वालों के पास एजुकेशन का एक्सेस शुरू से रहा और वो ही एक्सेस चला आता आज अपर मिडिल क्लास फैमिली वाले ज्यादा पढ़े लिखे और रिच ही मिलेंगे, पुअर नहीं होंगे, रिच होंगे, ठीक है। कास्ट कंटिन्यू टू बी क्लोजली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक स्टेटस। तो कास्ट जो है हमारी वो कंटिन्यूअसली जो है इकोनॉमिक स्टेटस से लिंक्ड रही है, यानी कि कास्ट में जो अपर कास्ट वाले थे उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो था वो अच्छा होता था इन कंपैरिजन टू लोअर कास्ट वालों का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था क्योंकि अपर कास्ट के पास पूरी एजुकेशन का जो था एक्सेस था और लोअर कास्ट वालों के पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं था। इस वजह से ना एजुकेशन थी, ना वो पढ़ पाते थे, ना वो कोई जॉब कर पाते थे, ना ही उनको कोई अच्छा काम मिल पाया कभी भी। सदियों से उनको कभी भी कोई अच्छा काम नहीं मिल पाया, ना ही वो एजुकेशन ले पाए। नेक्स्ट चलते हैं हम कास्ट इन पॉलिटिक्स। भाई पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट हमने बाकी और अब सारी चीजें देखी, पॉलिटिक्स के अंदर हम कास्ट देखते हैं, कास्ट का क्या है। सो एज द केस ऑफ कम्युनलिज्म के केस में क्या था कि जैसे कि कम्युनलिज्म के केस में था ना, कम्युनलिज्म जो है वो ये बिलीव करते थे कि रिलीजन ही जो है वो सोसाइटी का आधार है, ठीक है। जो सेम रिलीजन के लोग होंगे उनकी थिंकिंग सेम होगी, बिलीफ सेम होंगे, आइडियाज सेम होंगे, इंटरेस्ट सेम होंगे, नीड्स सेम होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेम रिलीजन के लोगों की नीड्स, आइडियाज, बिलीव्स और उनकी जरूरतें सब कुछ अलग अलग होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, ठीक है। तो सेम कास्ट सिस्टम में भी कास्टिज्म वाले लोग भी यही मानते हैं, रूटेड इन द बिलीव दैट द कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी, कि कास्ट सिस्टम वाले यही मानते हैं कि कास्ट जो है वही सोसाइटी का आधार है। जैसे कम्युनलिज्म वाले मानते थे कम्युनलिज्म ही सोसाइटी का आधार है, ऐसी वो भी मानते हैं कि कास्ट सिस्टम ही सोसाइटी का आधार है। अगर आप सेम कास्ट के हैं तो आपकी विचारधारा सेम होगी, आपके नीड्स, आपके बिलीफ, आपके आइडियाज, आपकी नीड्स, आपकी जरूरतें, हर चीज सेम होगी। ये इसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है, कि अगर आप सेम कास्ट के हैं तो आप जो है सारी आपकी जरूरतें और सारी चीजें जो है सेम होगी। अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ द थिंकिंग, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंगिंग टू अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव द सेम इंटरेस्ट व्हिच दे डू नॉट शेयर विद एनीवन फ्रॉम अनदर कास्ट। और आप इस चीज को किसी दूसरे कास्ट वाले के साथ, आप अपने थिंकिंग, अपने बिलीफ, अपने आइडिया, अपनी जरूरतें आप दूसरे कास्ट वाले के सिस्टम के साथ जो है, दूसरी कास्ट के साथ आप जो है शेयर नहीं कर सकते। आपको हमेशा दूसरे कास्ट वालों के साथ जो है ना मिलजुल के नहीं रहना है, दूसरे कास्ट वालों के साथ आपको हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहना है, गुस्से में रहना है, मतलब हमेशा उनको नफरत की नजर से देखना, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे दुनिया नहीं चलती है, ठीक है। ओके,
Now, as we saw in the case of communalism, such a belief is not born out by our experience. Hence, caste is one of the aspect of our experience, but it is not the only relevant or the most important aspects. ठीक है, so caste system जो है वही एक जो है important चीज नहीं है कि भाई आप जो है किस caste से belong करते हो, किस religion से belong करते हो. Same as it is communalism में भी कि आप किस religion से belong करते हो, सिर्फ religion ही जो है एक aspect नहीं होता है कि आप अपने religion को लेके ही चलते रहो, आप अपने caste को ही लेके चलते रहो. यहाँ कास्ट के बारे में भी बोल रहे हैं और ये रिलीजन के बारे में भी बोल रहे हैं. ठीक है, कि आप अपने रिलीजन को लेके चलते रहो, बस कास्ट को लेके चलते रहो, आप अपने रिलीजन और कास्ट को लेके बड़ा प्राउड फील करो. ठीक है, आप प्राउड फील करो, आप मतलब खुश रहो अपने रिलीजन को लेके, अपने कास्ट को लेके कि हम इस रिलीजन के, हम इस कास्ट को बिलोंग करते हैं. लेकिन सिर्फ रिलीजन या कास्ट ही एक एस्पेक्ट नहीं हो सकता किसी भी इंसान को डिफाइन करने के लिए. ठीक है, एक इंसान के अंदर अगर आपको अपना रिलीजन, अपना कास्ट आपको अच्छा लगता है तो उसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो, क्या क्या चीज़ें आपके अंदर है, आप कितने अच्छे इंसान हो, सबसे पहले वो सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने अच्छे इंसान हो. ठीक है, आप अपने रिलीजन के साथ फेथफुल रहो, अपने रिलीजन को अच्छे से मानो, कल्चर्स मानो, ट्रेडिशंस मानो. जो कल्चर या जो ट्रेडिशन आप अपने रिलीजन के या कास्ट के मानते आए हो आप उसको मानो. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना जो है वो जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स. अच्छा, पॉलिटिक्स के अंदर भी कास्ट की वेरियस फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं. वो क्या है डिफरेंट फॉर्म, हम वो देखते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है ना, व्हेन पार्टी चूजेस कैंडिडेट इन इलेक्शन. कोई भी पार्टी जो है जब कैंडिडेट जो है चूज करती है, कोई भी पार्टी, ठीक है, जब कैंडिडेट चूज करती है, लाइक कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को हम देख सकते हैं, ए बी सी कोई भी पार्टी है, ए बी सी आपकी कोई पार्टी है. नाउ दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड द नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्टेस सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन. तो ए बी सी जो है ये तीन आपकी जो है पार्टीज हैं. इन तीनों पार्टीज ने मतलब पार्टी ये देखती है कि जिस भी एरिया से वो पार्टी के जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट ये देखता है कि जिस भी एरिया से वो खड़ा हो रहा है, जिस भी एरिया से वो इलेक्शन लड़ रहा है, उस एरिया में वो लोग डाटा वगैरह निकाल लेते हैं कि उस एरिया में कौन कौन सी कास्ट हैं, कौन कौन से रिलीजन है. ठीक है, और वो फिर क्या करते हैं कि हर कास्ट का एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में खड़े करते हैं. ठीक है, डिफरेंट कास्ट सो एज टू मास्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन. ठीक है, हर कास्ट का एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं. एक कैंडिडेट खड़ा करने का रीजन ये होता है ताकि हर कास्ट से, हर रिलीजन से, रिलीजन या कास्ट कुछ भी कह लो, हर रिलीजन का, हर कास्ट का एक कैंडिडेट उस पर्टिकुलर एरिया से खड़ा करते हैं ताकि हर रिलीजन के, हर कास्ट का जो है हमें वोट मिले. मतलब कोई भी कास्ट, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, कोई भी जो जितनी भी कास्ट हैं सबका वोट हमें मिले और हम इलेक्शन भी जीत जाएं और साथ साथ में हम पे ये भी ब्लेम ना आए कि भाई हमने इस कास्ट का कैंडिडेट खड़ा किया, हमारी कास्ट का तो कोई कैंडिडेट है नहीं, तो हम तो लोग अपने मन में सोचेंगे भाई हमारे कास्ट का तो कैंडिडेट है नहीं तो हम वोट नहीं देंगे. ठीक है, तो इस तरीके की चीजें ना हो. नेक्स्ट इज व्हेन गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड. और जब गवर्नमेंट बनती है, पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिफरेंट कास्ट्स. जब गवर्नमेंट बनती है, जब सरकार बनती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं फिर वो ये देखती है, मतलब सरकार बन रही है, सारे मिनिस्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं, सब मिलके जो है अब सरकार बना रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं. तो वो पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ये देखती है हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जितने आए हैं, जीत के जितने रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो, और वो जिन जिन अलग अलग कास्ट के हैं या ट्राइब के हैं, फाइंड अ प्लेस इन इट. यानी कि सरकार के अंदर उन्हें कोई ना कोई, जैसे देखा होगा ना अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर होते हैं. एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये मिनिस्टर बन रहा है, रेलवे डिपार्टमेंट का ये, फाइनेंस का ये बन रहा है. ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर होते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से जो कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, जो कास्ट के या ट्राइब के कहीं से भी जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उन सभी को गवर्नमेंट में एक सीट, एक डिपार्टमेंट जो है वो दिया जाए. और वो जरूरी हो, मतलब वो अपने मन में कुछ आए, कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन वो इसलिए भी देते हैं, रीजन ये भी है कि भाई जो बाहर जो हमारी जनता बैठी है वो ये ना सोचे कि गवर्नमेंट जो है भाई कास्ट सिस्टम कर रही है, कास्टिज्म कर रही है, डिफरेंसेस पैदा कर रही है, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके डिफरेंसेस क्रिएट कर रही है या भेदभाव कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, इस तरीके का ये ना सोचे. इसलिए हर कास्ट के कैंडिडेट को जो है वो सीट दी जाती है, कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है. ठीक है, तो ये अच्छी बात है अगर वो ऐसा सोचते हैं. इसमें कोई चालाकी वाली बात नहीं है. कुछ टीचर्स इसको चालाकी वाले वे में बता रहे हैं बच्चों को. ठीक है, तो इसमें कोई चालाकी वाली बात नहीं है. गवर्नमेंट ये इसीलिए भी करती है ताकि लोग अपने आप को डिस्क्रिमिनेशन एज अ फील ना करे. तो ये अच्छा है, इट्स गुड अगर वो ऐसा करती है, दैट्स वेरी गुड. पॉलिटिकल पार्टी एंड द कैंडिडेट इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर सपोर्ट. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज है जब वो वोट मांगती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या जो कैंडिडेट है वो जब वोट मांगते हैं इलेक्शन के दौरान, ठीक है, दे मेक अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट. मतलब कास्ट को आधार बना के जो है वो लोग वोट मांगते हैं. ठीक है, आपका कास्ट, हम आपके कास्ट के हैं, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए बहुत सारे काम करेंगे. ठीक है, सपोर्ट मांगते हैं उस चीज़ को लेके, हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, पानी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की है, सड़क की प्रॉब्लम है, स्कूल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, आपके साथ
ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको जो है हम खत्म करने के लिए, और अगर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको खत्म करने के लिए हम काम करेंगे, इस तरीके, यानी कि उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करके, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके लोग सपोर्ट मांगते हैं, वोट मांगते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत है ना। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट, कुछ पॉलिटिकल पार्टी कुछ पर्टिकुलर कास्ट को फेवर भी करती हैं, ये फैक्ट है। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है पर्टिकुलर कास्ट को फेवर करती है एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, और वो अपने और उन्हीं की कास्ट का वो रिप्रेजेंटेटिव भी उन्हीं की कास्ट का देखना चाहती हैं, देखना पसंद करती हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन एंड वन वोट कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप टू द टास्क एंड मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। सो ये जो हमारे अभी जो आपने प्रीवियसली पढ़ा कि भाई कास्ट के बेस पे जो है वोट मांगना, रिलीजन के बेस पे वोट मांगना, और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है स्पेशल प्रेफरेंस देना, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही स्पेशल प्रेफरेंस देती हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो है सारी चीज़ों को चेंज करके रख दिया, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये एक नहीं मतलब बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें जो है लेकर आने पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है सोसाइटी के अंदर बहुत कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है चेंज करने की कोशिश करी है और चेंज किया भी है, बहुत हद तक चेंज किया है, लेकिन कहीं कहीं पे आज भी चीज़ें होती हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की वजह से ये एक प्रिंसिपल आ गया, वन पर्सन वन वोट, हर पर्सन के अपने वोट की खुद की वैल्यू है। इसके वजह से पॉलिटिकल लीडर्स को जो है कंपेल होना पड़ता है कि वो टास्क टू मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, मतलब वो अपना काम तो जो कर रही है पर्टिकुलर कास्ट से वो वोट तो मांग रही है, लेकिन वो बाकी कास्ट को जो है वो छोड़ नहीं सकती है। वो अपनी कास्ट के जो लोग हैं उनसे तो वो कह रही है कि नहीं आपका तो वोट हमारे पास जाना ही चाहिए, आना चाहिए, लेकिन वो बाकी जो कास्ट है, बाकी कास्ट के जो लोग हैं उनको भी वो नाराज नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट तो इनका भी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बहुत टाइम से जो आज अब तक जो है जो पिछड़े लोग हुआ करते थे, ठीक है, जो पिछड़ी जाति के लोग होते थे, आपके शूद्र हो गए, दलित हो गए, जो जिनको कभी वोट तो दूसरी चीजें साथ में बैठाया भी नहीं जाता था, पॉलिटिक्स में उनको जो है कभी स्टेटस नहीं मिल पाया, तो वो भी अब जो है पॉलिटिक्स में जो है इंपॉर्टेंस रखने लगे हैं। इट ऑल्सो ब्रॉट अ न्यू कॉन्शियसनेस among the people of the caste and were hitherto ट्रीटेड एज इंफीरियर एंड लॉ, जिन लोगों को इंफीरियर ट्रीट किया जाता था, लोअर कास्ट लोग थे जिनको बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखाया जाता था या समझा जाता था, बहुत ज़्यादा निम्न और निचला समझा जाता था उनको, तो उनको भी आगे आने का मौका मिला है। आगे आने के साथ साथ उनको अपनी प्रेजेंस पॉलिटिक्स में भी दिखाने का मौका मिला है। प्रेजेंस कैसे? क्योंकि अब उनका वोट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, अब उनका वोट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उनको भी पूरी तरीके से अब वोटिंग का अधिकार है थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के वजह से। उनका वोट भी अब बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इंपॉर्टेंस रखता है, उनके वोट की भी अब बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। सो इससे लोअर कास्ट पीपल भी जो है अब वो पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट जो है पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट करने लग गए हैं। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स can sometimes gives an impression that the election are all about the caste and nothing else. This is far from true. यानी कि इस तरीके की चीज़ें जब देखने को मिलती हैं बहुत ज़्यादा कास्ट मतलब ये आता है जो भाई जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो यही मतलब देखने में आता है जब अब बहुत कास्ट और रिलीजन को लेके जो है ना बहुत सारी चीज़ें जब होने लगती हैं तो यही लगता है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर या जो इलेक्शन हो रहे हैं पॉलिटिक्स में इलेक्शन जो होते हैं वो इलेक्शन सिर्फ कास्ट के लिए ही किए जा रहे हैं, कास्ट बेस्ड ही इलेक्शन हो रहे हैं, ये इंप्रेशन पड़ने लगता है ना दुनिया में हो गया या अपनी खुद की कंट्री में, मतलब यही इंप्रेशन जाता है कि भाई इलेक्शन जो हो रहे हैं वो कास्ट के वजह से हो रहे हैं, इलेक्शन ऑल अबाउट द कास्ट और इसके अलावा और कुछ नहीं रह गया, मतलब कास्ट ही है अब और कुछ नहीं रह गया जिंदगी में, यही एक बस सच्चाई है। सर दैट इज फार फ्रॉम ट्रू, लेकिन सच्चाई से कहीं ज्यादा कुछ और है ये। ओके नेक्स्ट है ये नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो हमारी पार्लियामेंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इन द कंट्री, यानी हमारी कंट्री में जितनी भी जहाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, यानी कि देश में किसी भी सांसदीय जो क्षेत्र होता है उसमें किसी भी एक जाति का जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, यानी कि किसी भी एक जाति की ही मेजॉरिटी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक ही जाति के सारे वोट मिल जाएं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन द इलेक्शन। कोई भी इलेक्शन जीतने के लिए एक पर्टिकुलर पार्टी को एक ही सिर्फ कास्ट का या एक ही कम्युनिटी के वोट नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि उसको हर कास्ट का और हर कम्युनिटी के वोट और उनके विश्वास को जीतना इलेक्शन में जीतने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है, टू विन द इलेक्शन। नेक्स्ट नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी, यानी कोई भी जो पार्टी है, कोई भी पार्टी होगी वो जो है किसी
एक ही जाति या किसी एक ही समुदाय के जो लोग हैं, कम्युनिटी जैसे मैंने बोला, या जाति या कास्ट या किसी भी एक कम्युनिटी के सभी जितने भी वोटर्स हैं उनके वोट नहीं जीत सकते। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही कम्युनिटी के, एक ही जाति के सारे लोग जो है वो एक ही पार्टी को जो है सारे, मतलब पूरी वो कम्युनिटी या पूरा वो कास्ट या पूरी वो रिलीजन जो है वो एक ही पार्टी को वोट दे, ऐसा नहीं होता और इससे वो वो पार्टी नहीं जीत सकती है। ठीक है, व्हेन पीपल से दैट अ कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, जब लोग ये कहने लगते हैं कि ये कास्ट जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी का वोट बैंक है, यानी कि इस कास्ट, ये जो पूरी कास्ट है ना, ये पूरी कास्ट या पूरी कम्युनिटी या पूरा रिलीजन, अगर ये पूरा रिलीजन, पूरी कम्युनिटी अगर एक ही पार्टी को अगर ये वोट दे देगी तो वो पार्टी जीत जाएगी। जब लोग ऐसा कहने लग जाते हैं, इट मीन्स दैट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी। तो इसका मतलब यही होता है कि भाई उस मीन्स दैट बहुत बड़ा पोर्शन उस वोटर का, यानी उन वोटर्स का बहुत बड़ा पोर्शन, यानी बहुत बड़ी कम्युनिटी या बहुत बड़ा रिलीजन का जो मतलब वोटर्स जो है वो बहुत बड़ा प्रोपोर्शन उन लोगों का जो है तो एक ही पार्टी को वोट देगी, कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी। जब लोग ऐसा कहने लगते हैं कि भाई ये जो रिलीजन है या ये कम्युनिटी है वो एक इस पार्टी का भैया वोट बैंक है, ये तो सारे के सारे इसी को देंगे, तो इसका मतलब भी यही होता है कि भाई ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, या क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम है, हिंदू है, रिलीजन के जो लोग हैं, या इस कास्ट के उस कास्ट के सारे के सारे जो लोग हैं, पॉपुलेशन, ये भाई इसी पार्टी को वोट देगी और ये पार्टी भाई जीत जाएगी। ठीक है, okay, now many political party may put up candidates from the same caste if that the caste is believed to dominate the electorate in a particular constituencies। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके पास सेम कास्ट के कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो अपने सेम कास्ट के, मतलब कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लाइक मान लीजिए मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे बोला यहाँ पे ABCD है, ये 4 पॉलिटिकल पार्टी हैं और ये सभी जो है सेम कास्ट के कैंडिडेट को जो है वो इलेक्शन में खड़ा कर रही है। सेम कास्ट, कोई भी कास्ट, मान लीजिए भाई क्षत्रिय, इन्होंने भी अपना क्षत्रिय कास्ट का कैंडिडेट खड़ा कर दिया, इनके पास भी था तो इन्होंने भी क्षत्रिय कास्ट का कैंडिडेट खड़ा कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, इन्होंने भी कर दिया। ठीक है, क्षत्रिय कास्ट का जो है इन्होंने सबने कैंडिडेट जो है अपना इलेक्शन में खड़ा कर दिया। तो ऐसा इसलिए भी होता है, इफ दैट कास्ट इज बिलीव, मतलब वो बिलीव माना जाता है, ऐसा देखा जाता है कि कास्ट इज बिलीव्ड टू डोमिनेट द इलेक्टोरेट, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में, उस जगह में इस जाति के जो मतदाता हैं, यानी कि जो वोटर्स हैं, वोट डालने वाले जो हैं वो ज़्यादा है, यानी कि क्षत्रिय मतदाता जो है वो ज़्यादा है, यानी कि क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग करने वाले जो हैं वो लोग ज़्यादा हैं। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वही सेम कास्ट के कैंडिडेट्स जो है, यानी कि क्षत्रिय वोटर्स ज़्यादा है तो उन्होंने क्षत्रिय कास्ट के कैंडिडेट्स जो हैं खड़ा कर दिए। तो यहाँ पर बताया गया है दैट इज सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट, कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जिनके मतलब वोटर्स यानी कि जो मतदाता हैं, ठीक है, तो वोटर्स उनको एक से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं कुछ के पास, एंड देयर कास्ट, फ्रॉम देयर कास्ट, उनके अपने कास्ट के, ठीक है, वाइल मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, लाइक फॉर एग्जांपल वोटर्स तो हैं, ठीक है, वोटर्स हैं, मतदाता हैं और उनके पास कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा, लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो वैश्य वोटर्स जो हैं, वैश्य वोटर्स, गलत बोल दिया मैंने, वैश्य जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वोट डालने वाले जो हैं वो वैश्य कास्ट के, वैश्य जाति के बहुत सारे वोटर्स हैं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स भी जो हैं उनके पास तो वैश्य कास्ट के जो कैंडिडेट्स हैं ना वो एक से ज़्यादा है, कई कैंडिडेट्स हैं, तो वो भाई अलग अलग कैंडिडेट्स को वोट दे सकते हैं, उनका अपनी मर्जी है कई बार। और समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन मेनी वोटर, बहुत सारे वोटर होते हैं एक कास्ट के, मान लीजिए अब दूसरी कास्ट के हैं, जो ब्राह्मण कास्ट के हैं, मान लिया हमने यहाँ पर वोटर्स बहुत सारे हैं बट हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, लेकिन उनके ब्राह्मण मतलब जो कास्ट है वो ब्राह्मण कास्ट के वोटर्स तो बहुत हैं लेकिन ब्राह्मण कास्ट का जो है कोई कैंडिडेट ही नहीं है, यानी कि कोई रिप्रेजेंटेटिव ही खड़ा नहीं हो रहा है, तो अब वो वोट किसको दें, ठीक है। जो वोटर्स हमारे पास इतने सारे हैं ब्राह्मण कैंडिडेट को, उनका ब्राह्मण वोटर्स इतने सारे, मतदाता बहुत सारे, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव ही खड़ा नहीं हुआ, कोई उनकी तरफ से कोई उनका कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हुआ, तो भाई वो बेचारे वोट किसको देंगे। तो ये सारी चीज़ें कई बार इस तरीके से हो जाती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, गवर्नमेंट में, एरिया अलग अलग होते हैं, तो उन एरियाज में इस तरीके की चीज़ें अलग अलग जाति के साथ, अलग अलग कास्ट के साथ, अलग अलग लोगों के साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। समटाइम्स इट ऑल्सो देयर हैज़ बीन सीन द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MPs और MLA फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री। हमारी देश में, हमारी कंट्री में ज़्यादातर ये देखा गया है, ये जो है ना कई बार जो है रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी को प्रॉपर हिंदी में सत्तारूढ़ पार्टी भी कहा जाता है, ठीक है, सत्तारूढ़ पार्टी भी इसको बोला जाता है। तो रूलिंग पार्टी हो गई या मौजूदा जो संसद में जो MLAs होते हैं वो कई बार फ्रीक्वेंटली इलेक्शन जो है वो हार जाते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। नाउ दैट कुड हैव हैपेंड इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, क्योंकि अगर लोग सिर्फ कास्ट के बेस पे ही अगर वोट करते तो आप हर बार भाई MLAs MPs जो है वो हर बार जो है इलेक्शन जीत जाते, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दैट कुड नॉट बी हैपेंड। अगर सारे ही कास्ट को देख के वोट करते, ऑल कम्युनिटीज जो है अगर वो कास्ट को देख के
ही वोट करती तो पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस जो है वो उनकी जो पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस है वो खत्म ही हो जाती, ठीक है। वो पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस उनको नहीं मिलती। अगर वो सिर्फ कास्ट को देख के, अगर सारे हमारे हिंदुस्तान के सारे लोग सिर्फ कास्ट को देख के, रिलीजन को देख के, कम्युनिटी को देख के अगर वोट करते तो उन लोगों की पॉलिटिकल प्रेफरेंस खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, एक बार अगर हो सकता है हम कास्ट पे इमोशनल ब्लैकमेल होके, बहकावे में आके हम एक बार वोट कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन तीसरी बार हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी खुद ये देख रहे हैं, लोग, जनता देख रही है, हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि भाई ये इसने कास्ट के नाम पे वोट लिया, कम्युनिटी के नाम पे वोट लिया, इसने रिलीजन के नाम पे जो हमसे वोट लिया, तो इसने किया क्या हमारे रिलीजन के लिए, हमारी कास्ट के लिए क्या किया, या हमारी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए इस कैंडिडेट ने किया क्या है। तो नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम हो गया, सेकंड टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम वो वोट नहीं करेंगे, क्योंकि देश की जनता जो है वो कैंडिडेट को देख के वोट करती है, ना ही कास्ट और रिलीजन या किसी कम्युनिटी को देख के वोट करती है, ठीक है। करती है, कहीं कहीं पर ऐसा होता भी है, लेकिन हर बार नहीं हो सकता। सो क्लियरली व्हाइल कास्ट मैटर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सो डू मेनी अदर इफेक्ट्स। सो क्लियरली यहाँ पर डिफाइन है कि कास्ट जो है वो मैटर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कास्ट जो है वो मैटर नहीं करता है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, और भी बहुत सारे, सो डू मेनी अदर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। द वोटर हैव अ स्ट्रांग अटैचमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टी, भाई लोगों को पॉलिटिकल पार्टी पसंद आती है, ठीक है। फिर इट डजंट मैटर कि उस पॉलिटिकल पार्टी में कौन से कास्ट, कौन से रिलीजन, कौन सी कम्युनिटी का कैंडिडेट खड़ा है, लोग कहते हैं भाई हम ये पॉलिटिकल पार्टी भाई काम अच्छा कर रही है, तो भाई ये पॉलिटिकल पार्टी जो है हमें पसंद है, ठीक है। फिर विच ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी, उनको फिर उस बात से कोई लेना देना नहीं कौन सी कास्ट है, कौन सी कम्युनिटी का कैंडिडेट खड़ा है, हमें पॉलिटिकल पार्टी पसंद है। तो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हो रही है किसी भी कास्ट या किसी भी कम्युनिटी के बदले में पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस जो है वो शो कर रही है। पीपल विद द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन सबकी अलग अलग होती है, गरीब है, पुअर है, अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, तो हर कास्ट में, सेम कास्ट और सेम कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के डिफरेंसेस, नीड्स, बिलीव्स, आइडियाज जो है वो अलग अलग होते हैं, ये फैक्ट है। कोई भी सेम कास्ट के लोगों के आइडियाज, बिलीव जो है वो सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम नेचुरल वे में भी देखें तो खुदा ने या भगवान ने सब इंसान को अलग अलग बनाया है, सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबका दिमाग अलग अलग है, एजुकेशन सबकी अलग अलग है, सबका कल्चर अलग अलग है, ट्रेडिशन अलग अलग है। नो डाउट कि वो अगर हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिसमस साथ मना रहे हैं, दिवाली साथ मना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है सारी हिंदू कम्युनिटी की एक ही सोच हो, सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक ही सोच हो, बिलीफ हो, आइडिया हो, ओपिनियन हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। रिच एंड पुअर में डिफरेंसेस हो सकते हैं, और मैन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। तो रिच और पुअर भी जो है अलग अलग तरीके से वोट कर सकते हैं। मैन और वुमेन, उनकी थिंकिंग, उनके आइडिया, बिलीव जो है अलग अलग है। ऑफ सेम कास्ट, सेम कास्ट में बिलोंग करने वाले लोग रिच और पुअर भी हो सकते हैं। मैन और वुमेन जो होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट ही सोच के, डिफरेंट वो सब अलग अलग सोचते हैं, तो अलग अलग वे में ही वो वोट वेरी डिफरेंटली, वो अलग अलग पर्सन को ही वोट करेंगे। वो एक सेम कास्ट के रिच, पुअर, मैन, वुमेन, वो सब एक ही कैंडिडेट को, एक ही पार्टी को वोट नहीं करेंगे। पीपल असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, लोग जो है वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को असेस करती है, यानी कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है वो जनता वो देखती है, उसको असेसमेंट करती है। एंड द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स मैटर, और लीडर्स जो है हमारी कंट्री में भी जो लीडर्स की पॉपुलैरिटी कितनी है, क्या मतलब कौन सा लीडर कितना पॉपुलर है, जनता उसे देखती है कि भाई ये लीडर जो है काम अच्छा कर रही है, ये कर रहा है इसलिए ये भाई पॉपुलर है। एंड आर ऑफन डिसीव्स इन इलेक्शन, और ज्यादा ऑफन डिसीव्स इन इलेक्शन यानी कि ज्यादातर इलेक्शन में वही जीत रहा है। डिसीव्स इन इलेक्शन यानी कि ज्यादातर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें ज्यादातर इलेक्शन में भाई यही पार्टी जीत रही है या यही लीडर जीत रहा है, भाई बार बार यही लीडर जीत रहा है। कौन सा लीडर फेमस है, कौन सी गवर्नमेंट हमारा किस तरीके का परफॉर्म करती है, तो ये सारी चीजें ही जनता देख के तभी आगे किसी तरीके का फैसला करती है। और जनता कोई बेवकूफ नहीं है, उल्लू नहीं है जनता। आज जो हमारी जनता है वो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, सेंसिबल है, इंटेलेक्चुअल है, बहुत सोच समझ के वोटिंग करती है, बहुत सोच समझ के ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिताती है, ठीक है। लेकिन हाँ, उनमें से भी उस सेंसिबल और इंटेलेक्चुअल जो जनता है ना हमारी, उस सेंसिबल इंटेलेक्चुअल जनता में से भी कई ऐसे जो है कहते हैं ना वो जो भड़काऊ वाले जो लोग होते हैं, भड़काऊ जनता जो होती है ना वो अलग होती है, ठीक है। वो भड़काऊ जनता जो है वो पूरे माहौल को, पूरे एनवायरनमेंट को जो है कई बार बहुत ज्यादा खराब कर देती है, और जिसकी वजह से देश का माहौल भी जो है वो खराब हो जाता है। तो इस तरीके से वर्क होता है, ठीक है। द वोट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं वोट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे यहाँ एक ये पिक्चर दिखाई हुई है, द वोट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर ही दिखाया हुआ है, अलग अलग लीडर्स हैं, दे आर स्टैंडिंग ओवर हियर, अलग अलग लीडर्स खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और अलग अलग जातियां, ये काइंड ऑफ ये अलमीरा टाइप दिखाया हुआ है, और ये देख रहे हैं यहाँ पर ये चाबी लगा रहे हैं, ये काइंड ऑफ कबर्ड टाइप है, तो वो चाबी लगा के कबर्ड को खोल रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग जातियों के कबर्ड दिखाए हुए हैं यहाँ पे, राजपूत है, यादव है, ठीक है, और लोहार है, कोयरी है, कुर्मी है, ठीक है,
अहीर है, गुजर है, अलग अलग जातियों के ये कबर्ड हैं। तो ये दिखा रहे हैं लीडर जो है वो अलग अलग जातियों के कबर्ड खोल के या लॉकर खोल के जो है वो उनसे वोट बटोरने की जो है वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लीडर्स कास्ट के बेस पे वोट तो लेते ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ कास्ट के बेस पे जो है इलेक्शन नहीं जीता जाता है, सिर्फ कास्ट के बेस पे ही पॉलिटिक्स काम नहीं करती है, सिर्फ कास्ट के बेस पे ही जो है गवर्नमेंट नहीं जीती जाती है, सिर्फ कास्ट के बेस पे गवर्नमेंट काम नहीं करती है, सिर्फ कास्ट 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 रिलीजन 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 इन सब पर ही सिर्फ जो है गवर्नमेंट नहीं चलती है। ठीक है, डेमोक्रेसी में कास्ट और रिलीजन कहीं कहीं थोड़ा बहुत जगह पे मायने रखती है, लेकिन डेमोक्रेसी में जो है कास्ट रिलीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। गवर्नमेंट के क्या जो है फंडाज हैं, अलग अलग फंडा हैं कि भाई हम सभी जो है वो इक्वल हैं, चाहे हम किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो या किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो। पॉलिटिक्स इन कास्ट, नाउ वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज पॉलिटिक्स। तो हमने ये देखा कि व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स, कास्ट जो है पॉलिटिक्स में किस तरीके से क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, और कास्ट को किस तरीके से यूज किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज ओनली अ वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अभी इससे पहले जो भी हमने स्टडी किया कास्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, कि कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स जो है क्या रोल प्ले करती है। अब हम देखेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, सो क्या क्या चेंजेस होते हैं कास्ट को लेकर। ठीक है, एंड लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक सिर्फ वन वे रिलेशन है बिटवीन द कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ये दोनों तरफ से रिलेशन है। ठीक है, पॉलिटिक्स भी कास्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, साथ ही साथ कास्ट भी जो है पॉलिटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कास्ट को किस तरीके से यूज किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, कास्ट को किस वे में यूज किया जाता है। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम, पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट सिस्टम को जगह जगह पर और टाइम टू टाइम जो है इन्फ्लुएंस करती रहती है, यानी पॉलिटिक्स जो है कास्ट को काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो यूज करती रहती है। एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल एरिना, और कास्ट की जो आइडेंटिटीज हैं, यानी कि अलग अलग डिफरेंट जो कास्ट है वो भी पॉलिटिक्स के एरिना में, यानी कि पॉलिटिक्स के जो एरिया है उसमें घुस जाती है। ठीक है, कास्ट घुस जाता है या कास्ट को लाया जाता है या कास्ट को यूज किया जाता है पॉलिटिक्स के एरिना के अंदर। इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट caste ridden, it is the caste that get politicized. So it means कि पॉलिटिक्स को आप कास्ट से कंट्रोल तो नहीं कर सकते हो, लेकिन कास्ट के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स जरूर डाल दी जाती है। ठीक है, मतलब कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स का यूज जरूर किया जाता है। दैट इज यहाँ पर लिखा है कास्ट योर वोट हेयर, वोट योर कास्ट हेयर, इसलिए ये दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कास्ट के बेस पे पॉलिटिक्स को तो नहीं चला सकते हैं, लेकिन कास्ट के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स जरूर घुसा देते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। Now each caste group tried to become bigger by incorporating within it neighboring castes or subcasts which were earlier excluded from it. अब क्या करते हैं पॉलिटिक्स में, क्या करते हैं अपनी कास्ट को अगर मेजॉरिटी में शो करना है तो क्या करते हैं लोग जो है जो अपने से थोड़ी सी ऊपर वाली कास्ट होती है या अपने से थोड़ी मिलती जुलती जो कास्ट होती है उस कास्ट को क्या करते हैं कि अपने में मिला लेते हैं, अपनी खुद की एक मेजॉरिटी बना लेते हैं। काइंड ऑफ आप कह सकते हो कोलाइजन बना लेते हैं, कोलाइजन टाइप ऑफ अ ग्रुप बना लेते हैं जिसे कहते हैं गठबंधन टाइप का। ठीक है, तो गठबंधन बनाने से क्या होता है कि वो लोग फिर जो है वो मेजॉरिटी में हो जाएंगे, फिर वो अपनी सारी मतलब उनकी नीड्स उनकी जरूरतें जो है वो पॉलिटिक्स में डाल सकते हैं और उनका एक बड़ी मेजॉरिटी एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा। छोटी छोटी कास्ट, छोटे छोटे जो मिलते जुलते कास्ट ग्रुप्स जो होंगे, या कोई अगर अपर कास्ट है तो उससे जस्ट नीचे वाला कास्ट ग्रुप या उससे ऊपर वाला, वो लोग सब जो है मिलके जो है एक अपना प्रॉपर जो है कास्ट बना लेंगे। छोटी छोटी जो कास्ट है, सब कास्ट हैं, वो सब लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, सब लोग मिलजुल जाएंगे। एंड विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फॉर इट, यानी कि पहले जिन कास्ट को जो है एक्सक्लूड कर दिया गया था, हटा दिया गया था, बिल्कुल अलग कर दिया गया था, सोसाइटी से अलग कर दिया गया था, वो सारी की सारी एक सोसाइटी में अब मिलके एक बड़ी मेजॉरिटी बना लेंगे पॉलिटिक्स के अंदर। एंड देन वो क्या करेंगे अपने आप को पॉलिटिक्स के अंदर मतलब अपने आप को पॉलिटिक्स में एंटर कराएंगे। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलाइजन, बहुत सारे कास्ट ग्रुप हैं जो अपने आप को एंटर कर लेते हैं, वो कोलाइजन ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, अपने आप को अदर कास्ट के साथ मिला लेते हैं विद द अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड दस एंटर इनटू आवर डायलॉग्स एंड द नेगोशिएशंस। जैसे मैंने अभी ये बताया कि कई ऐसी वेरियस डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं जो कि एक अंटायर कॉलिजन बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं। ठीक है, छोटी छोटी कास्ट ग्रुप्स जो हैं वो एक ही में घुस जाती हैं, बड़ी मेजॉरिटी बना लेते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते हैं, थिंकिंग्स नहीं मिलती हैं, आइडियाज मैच नहीं करते हैं, कहीं कहीं पर निगोशिएशन करना पड़ता है उनको कि भाई ठीक है आप इतना रख लो, आप इतना ऐसा कर लो, ऐसे कर लो। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बाद जाके वो गठबंधन वाला जो है वो आपका कास्ट ग्रुप जो है वो बनता है। न्यू काइंड ऑफ अ कास्ट ग्रुप हैव केम अप
इन द पॉलिटिकल एरिना लाइक बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड कास्टेस ग्रुप। अभी क्या हो रहा है कि मतलब पॉलिटिक्स के वजह से जो है बहुत सारी छोटी छोटी सब ग्रुप्स भी बन गए हैं, ठीक है। अब सब ग्रुप नई कास्ट ग्रुप जो है निकल के आ गई है डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि पहले ये बैकवर्ड क्लासेस नहीं होती थी, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज रिटन हेयर न्यू काइंड ऑफ अ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरिना। और पॉलिटिक्स की वजह से जो है नई कास्ट ग्रुप निकल के आ गई हैं। तो पहले मतलब डेमोक्रेसी में पहले यही था कि भाई कौन कौन सी जो बैकवर्ड जो कास्ट है, कौन कौन सी ऐसी ग्रुप्स हैं, लोगों के ऐसे कौन से कास्ट ग्रुप हैं जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ अच्छा कर सकती है। तो मेन यही था, SC ST ही मेन ग्रुप था पहले, मतलब पुराने टाइम पे, देश आजादी के टाइम पर जो है यही दो ग्रुप्स थे। लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिक्स के वजह से, पॉलिटिक्स जब से कास्ट में घुस गई, तो पॉलिटिक्स के वजह से जो है नई कास्ट जो है निकल के आने लगी, और वो अदर मतलब दूसरी बैकवर्ड क्लासेस जो है वो निकल के आने लगी, और भी दूसरी बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें गवर्नमेंट ये सोचती थी कि भाई और भी कोई लोग हैं जिनके लिए हम अच्छा करें एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, और क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके वजह से अब ये नई जो है कास्ट ग्रुप निकल के आ गया है, एक OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। तो अदर बैकवर्ड कास्ट क्या है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर कोई कास्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कास्ट जो है वो मिक्सअप है, और जो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं जो है आपके इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंस के बाद तक भी जो है जो कास्ट कहीं ना कहीं एक्सक्लूडेड करी गई थी, यानी कि उनको अलग अलग रखा गया। तो वो उन लोगों ने वो छोटी छोटी पॉलिटिक्स की वजह से वो छोटी छोटी जो कास्ट ग्रुप है उन्होंने एक अलग अपना ये ग्रुप बना लिया, दैट इज OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट। नाउ अब हम देखते हैं डिफरेंट रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट का अलग अलग रोल क्या है पॉलिटिक्स के अंदर, कास्ट का क्या। सो सम आर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव रोल आर डिफाइंड हेयर। तो पॉजिटिव रोल जो है वो पॉजिटिव रोल क्या है कास्ट का पॉलिटिक्स में। नाउ इन सम सिचुएशन एक्सप्रेशन ऑफ द कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स गिव्स many disadvantages disadvantaged communities the space to demand their share of power। यानी कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं, कास्ट के पॉजिटिव रोल ये रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जो डिफरेंसेस रहते थे, कास्ट को लेके जो डिफरेंसेस रहते थे पॉलिटिक्स के अंदर, वो डिफरेंसेस जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। उनको जो है जो लोअर कास्ट वाले हैं उनको जो है शेयर ऑफ पावर, मतलब यानी कि बराबर से पावर को शेयर करने का मौका मिलता है। एक डिसएडवांटेज कम्युनिटी थी, यानी कि उनको ज्यादा एडवांटेज किसी भी चीज में नहीं मिलता था, अब उनको स्पेस मिलने लगी है, वो अपनी डिमांड्स रख सकते हैं, किसी भी तरीके की अगर उनकी डिमांड है तो वो अपनी डिमांड पॉलिटिक्स के थ्रू रख सकते हैं। In this sense, caste politics has helped people from Dalit and the OBC caste to gain better access to the decision making में भी उनका बहुत अच्छा रोल रहा है। दलित्स का भी जो है डिसीजन मेकिंग में रोल रहा है, अगर यानी कि डेमोक्रेसी में उनका रोल रहा है, पॉलिटिक्स में वो एंटर कर सकते हैं। और जो OBC कास्ट वाले हैं वो भी, उनको भी एक बेटर एसेस मिल गया है डिसीजन मेकिंग में, यानी कि कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो कास्ट ग्रुप वालों को भी आगे रखा जाता है जब से ये पॉलिटिक्स में एंटर हुई है। कास्ट के लिए, कास्ट की जो चीजें हैं जब से पॉलिटिक्स में एंटर हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कास्ट के नाम पे बहुत सारी गलत चीजें भी होती हैं, वो हम नेगेटिव रोल में पढ़ेंगे। नाउ सेवरल पॉलिटिकल एंड द नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग एंड एगिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी हैं और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी हैं, जो कि कास्ट के नाम पे वो डिमांड करती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करती हैं कि भाई फॉर द एंड टू डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई जो कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर जब घुस जाती है तो उसके बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट फॉर मोर डिग्निटी, ज्यादा डिग्निटी की भी बात करती है। मोर एक्सेस टू लैंड, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, ज्यादा लैंड, ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा अपॉर्चुनिटी की भी वो लोग बात करते हैं। यानी कि मतलब कास्ट बहुत सब ज्यादा हो जाता है कि हर कोई कास्ट के बारे में ही सोचता है। तो कास्ट के बारे में ही नहीं सोचना है हमें, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, इन सब चीजों के बारे में भी सोचना है। कास्ट भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर आपका कास्ट ग्रुप है वो पीछे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी में कोई भी कास्ट पीछे नहीं छूटना चाहिए या कोई भी पर्सन पीछे नहीं छूटना चाहिए, सबको हमें साथ में लेके डेवलपमेंट करना है, ठीक है। सो इसलिए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन को टोटली खत्म करने के लिए भी काम कर रही हैं। और इन जो बैकवर्ड लोग हैं या जो कास्ट के बेस पे जिनको बैकवर्ड किया गया है, इन लोगों के लिए ज्यादा लैंड, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी की भी डिमांड करते हैं कुछ इस तरीके के पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं। नेगेटिव रोल हम देख लेते हैं। एट द सेम टाइम एक्सक्लूजन अटेंशन ऑफ अ कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट एज वेल। तो एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट, ज्यादा अटेंशन अगर कास्ट को देना तो ये एक नेगेटिव रिजल्ट भी पड़ता है कंट्री के ऊपर। कोई भी कंट्री है, स्पेशली क्योंकि हमारी कंट्री में कास्ट बहुत होता है, कास्ट को लेके चीजें बहुत होती है, कास्ट को लेके वोट बटोरना होता है, कास्ट को लेके दंगे फसाद करने होते हैं। तो हमारी कंट्री में कास्ट जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा अब जो बन चुका है। कास्ट के साथ साथ रिलीजन भी बहुत बड़ा मुद्दा अब जो है हो चुका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा, अब रिलीजन भी बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। पहले तो कास्ट था, अब रिलीजन भी बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, ठीक है। तो इसको
लेके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी देश पर पड़ते हैं। डेमोक्रेसी में इसको लेके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। एज इन द केस ऑफ रिलीजन, पॉलिटिकल बेस्ड ऑन द कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। मैंने आपको बताई दिया कि एज इन द केस ऑफ रिलीजन के बेस पे भी जो है वोट बटोरने होते हैं, कास्ट के बेस पे भी वोट बटोरने होते हैं, दंगा फसाद करने होते हैं। तो सिर्फ यही एक आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ एक कास्ट एक रिलीजन यही एक आइडेंटिटी नहीं है, और ये इस मतलब सिर्फ एक कास्ट और रिलीजन के पीछे ही पड़ जाना वो हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इशू लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। ये भी बहुत सारे हमारे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है इशू हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है जिन पे हमें अटेंशन देने की जरूरत है। ठीक है, सिर्फ कास्ट या रिलीजन पे ही हमें सिर्फ अटेंशन नहीं देना है, इन सारी चीजों पे भी हमें अपना तवज्जो देनी है। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, ऐसे भी होते हैं, आज भी होते हैं। रिलीजन अब बहुत ज्यादा होने लग गया है, कास्ट थोड़ा सा कम तो नहीं हुआ है, कास्ट वैसे ही चल रहा है, लेकिन अब कास्ट के साथ साथ अब जो है रिलीजन भी जो है जुड़ गया है उसमें। अब रिलीजन के बेस पे जो है टेंशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, वायलेंस होता है, लड़ाई झगड़े करवाते हैं, दंगे करवाते हैं। पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वही दंगे फसाद करवाते हैं। ठीक है, और आपके क्या बोलते हैं राइट्स होते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में। राइट्स हमारे इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम राइट्स जो है बहुत बड़े बड़े लेवल पर जो है होते हैं, और कि ये कराए जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स कराए जाते हैं, तो वो जो है ये सारी चीजें जो है वो ठीक नहीं है। हम देखते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ हम जाएंगे। तो ये आपके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो दे रखे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस की आंसर प्रॉपर पूरे आंसर्स आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। एक दो मैं आपको बता देती हूँ। लाइक मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया। तो यानी कि वुमेन के साथ वुमेन के लाइफ ऑफ एस्पेक्ट पे कि वुमेन को कहाँ कहाँ इंडिया में डिस्क्रिमिनेट किया गया है और कहाँ कहाँ डिसएडवांटेज्ड किया गया है। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में बताना है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, इक्वल वेजेस नहीं दिए जाते हैं, और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है। तो ये कुछ 1-2 पॉइंट्स जो है आप डाल सकते हैं। वैसे आपको सारे पॉइंट्स जो है इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जांपल। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है, इसको आप एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टेट हाउ कास्ट इन इक्वालिटी आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। तो कास्ट इन इक्वालिटी जो है आज भी जो है इंडिया में कंटिन्यू है। बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं, विलेजेस या राजस्थान हरियाणा वाले टाइप के जो जगह है, मतलब राजस्थान हरियाणा वाले जो हमारे स्टेट है, यहाँ पर कई ऐसे विलेजेस, बहुत ही रूरल विलेजेस है जहाँ पे अभी भी अनटचेबिलिटी जो है फॉलो होती है। तो ये कुछ आप एग्जाम्पल्स और ये कुछ चीजें जो है आप इस क्वेश्चन में बता देंगे। नेक्स्ट है स्टेट 2 रीजंस टू से दैट द कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन द इलेक्शन रिजल्ट इन इंडिया। 2 रीजंस आपको इसमें बताने हैं कि सिर्फ कास्ट के बेस पे जो है इलेक्शन या पॉलिटिक्स में काम नहीं किया जा सकता है, या कास्ट के बेस पे इलेक्शन का रिजल्ट नहीं डिटरमाइन किया जाता है। तो आपको 2 ऐसे रीजंस बताने हैं, वो आपको इसी में पीडीएफ में इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। 5th क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो इंडियाज वुमेन रिप्रेजेंटेशन मिला है या नहीं मिला है इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज में। तो सेंट्रल में नहीं है, स्टेट में नहीं है, और जो पंचायती राज में है तो वो भी आपका है कितना 1/3 है। ठीक है, तो इसको आपको जो है थोड़ा बहुत इसी तरीके से जो है आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद है मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया अ सेकुलर स्टेट। 2 ऐसे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताने हैं जो ये प्रूव करता है कि इंडिया सेकुलर स्टेट है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन इज यूजुअली रेफर टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, अनइक्वल रोल अगेंस्ट बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन, अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो, एब्सेंस ऑफ अ वोटिंग राइट फॉर वुमेन इन डेमोक्रेसीज। इसका ए या बी दोनों में से कोई एक है। आई थिंक सो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आप चेक कर लेना आपके क्योंकि दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि ए करेक्ट होगा कि आपके स्कूल में जो है किस पे जो है क्या मार्क करवाया जा रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ से। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कैबिनेट, पंचायती राज बॉडीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट one religion is superior to that other, people are belonging to a different religion, followers of a particular religion constitute one community, state power cannot be used to establish the domination of one religion over the group of over others. Okay, which of the statement are correct? इसका जो ये करेक्ट ऑप्शन है, अब इतना थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, इसका करेक्ट ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Which among the following statement about India's constitution is wrong? Prohibited discrimination on ground or religion, give official status to one religion, provide to all individuals freedom to profess any religion, ensure equality of citizens within religious community, social division based on dash are peculiar
टू इंडिया। पिक्यूलियर मतलब जो सिर्फ इंडिया में ही होता है। तो इंडिया में क्या होता है, आपका होता है कास्ट के बेस पे जो है डिवीजन, सोशल डिवीजन किया जाता है, और ये सब सिर्फ इंडिया में है। बाकी इंडिया के अलावा मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश में जो होगा, लेकिन बाहर के, इनके अलावा बाहर की जो कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में या कहीं भी चले जाइए, वहाँ पर इस तरीके का नहीं होता है। ओके, सो ये इतना ही है आपका, एंड इट्स अ वेरी नाइस चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी। बहुत अच्छा चैप्टर है पढ़ने के लिए। और राइट इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उसको कमेंट में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आई ट्राई माई बेस्ट, बट कमेंट्स में नहीं हो पाता है। बट यू कैन वॉच माई वीडियोज अगेन एंड अगेन। तो आपको वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अगेन एंड अगेन वीडियोस देखो। हाँ, अगर आपको चैप्टर बाय हार्ट लर्न करना है तो आप अगेन एंड अगेन वीडियो देख सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर लवली कॉमेंट्स। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स जो भी हैं आपके 9th क्लास में, 10th क्लास में, उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। और मुझे ये भी बता दीजिएगा कि चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं आया, या कैसा लगा आपको चैप्टर, लेक्चर आपको कैसा लगा। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब हम मिल देंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।